हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इनोवेटिव अड्डा प्रेजेंट्स स्टेज टू ड्रीम्स सीजन 1 एपिसोड 2 में। जी हाँ, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहाँ पे जिन लोगों को एक्टिंग और सिंगिंग से रिलेटेड अपना करियर बनाना है, तो ये प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोग बॉलीवुड के थिएटर्स के बहुत बड़े बड़े कलाकारों को लेकर आते हैं, जो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं और हमें गाइड भी करते हैं। तो ये उन व्यूअर्स के लिए, उन लोगों के लिए है जो अपना करियर एक्टिंग के लिए या सिंगिंग के लिए बनाना चाहते हैं। हमारे इस शो के जो डिजिटल पार्टनर है वो है विवेन प्रोडक्शंस। और ज्यादा वक्त जाहिर नहीं करना है, तो आपको मैं जल्दी ही हमारे गेस्ट के लिए बता दूंगा। बट उससे पहले एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे बतानी है। अगर आपको हमारे गेस्ट से अगर कुछ पूछना है, तो नीचे दिए हुए स्क्रॉल में एक नंबर आ रहा है, उस पर आपको अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप करना है। जी हाँ, आपका क्वेश्चन जो है वो व्हाट्सएप करना है, और आपको एक लिंक आएगी, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा हमारे साथ यहाँ लाइव पे आ सकते हैं। तो ज्यादा देर नहीं गवा के और ज्यादा देर नहीं लेकर हम अभी अपने गेस्ट को लाइव लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, जो भी जो आज जो शख्सियत, एक्चुअली शख्सियत नहीं बोलना चाहिए उनको, संस्था है खुद, क्योंकि हमारी एक्टिंग इंडस्ट्री में अगर हम लोग, एक एक्टर अगर कुछ चाहता है कि एक शॉर्ट फिल्म में काम करना, एक वेब सीरीज में काम करना, एक फिल्म में काम करना, एक बॉलीवुड फिल्म में काम करना, रीजनल फिल्म में काम करना, थिएटर्स करना, इन्होंने सब किया है। दैट मीन्स इन्हें हर जगह का एक्सपीरियंस है। तो गियर अप गाइस, आप सबके लिए जो मेंटर आज आ रहे हैं, वो वाकई में आज अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है। उनका नाम है श्री श्याम भीमसारिया जी। तो प्लीज प्रदीप जी, आप उन्हें स्क्रीन पे लेके आइए। नमस्ते सर। अ, नमस्ते। नमस्ते तुषार। जी सर, कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सर फर्स्ट क्लास एकदम सर। सर वही मैं अभी जो व्यूवर्स हैं उनसे आपके बारे में कुछ बता ही रहा था कि कैसे आपने लगभग सारे प्लेटफॉर्म्स में काम किया है। और आपको मुझे सिर्फ एक पहला पहला तो आपसे ये प्रश्न पूछना है कि आपको इंस्पायर किसने किया एक्टिंग के फील्ड में आने के लिए, और आप पहले क्या करते थे, और आपने इतना लेट एक्टिंग में आखिर अपना करियर कैसे शुरू किया? जी सर। हाँ तुषार, मैंने काफी लेट स्टार्ट किया है। मैंने एट द एज ऑफ 38 के डिसीजन लिया कि मुझे इस दिशा में कदम बढ़ाने हैं, बट बेटर लेट देन नेवर। और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो क्या है, बचपन से ही अच्छे अच्छे कलाकारों की पिक्चर्स देख के, ऋषिकेश मुखर्जी, अमिताभ बच्चन, राज कपूर, इन सबकी पिक्चरें देख देख कर बड़े हुए हैं। तो इंस्पिरेशन की कमी तो कभी थी नहीं। जब बड़े हो रहे थे तब वीसीआर का जमाना था, तो पिक्चर्स बड़ी दबा के देखी। तो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो घर से ही शुरुआत हो गई थी। अच्छा। एंड बस लेट स्टार्ट किए क्योंकि लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज होती हैं तो जिन्हें पूरा करना था। एंड एक पॉइंट पे लगा कि नहीं, दिस इज इट, अब मुझे आई हैव टू लिव फॉर माई सेल्फ। तब मैंने ये डिसीजन लिया एट द एज ऑफ 38। एंड टुडे आई एम 47। बहुत ज्यादा तो नहीं किया है, लेकिन जितना भी किया है आई एम हैप्पी द वे थिंग्स आर मूविंग। सर आपने पहले कभी एक्टिंग सीखी कि आपने मतलब खुद से कुछ बुक्स पढ़े, किसको देखकर एक्टिंग सीखी, कि किसी के क्लासेस लिए आपने, कैसे आपने अपनी इस करियर की मैं, शुरुआत की? बिल्कुल, मैंने 38 की एज में मैंने एक लक्ष्य थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया। वहां से मैंने कुछ 2-4 महीने की ट्रेनिंग ली। फिर वहां से निकल के सबसे बड़ी ट्रेनिंग जो हमारी हुई है, वहां पे मैं हूँ, मेरे जैसे और कई लोग थे जिन्होंने मिलकर एक अलग नया थिएटर ग्रुप बनाया, स्पंदन थिएटर ग्रुप। और वहां पे हम एक दूसरे को सीखते सिखाते हम कदम बढ़ाते गए। मतलब आई हैव लर्न फ्रॉम माय स्टूडेंट्स, मैं उनको सिखाते गया, सीखते गया, सिखाते गए। हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते गए। और प्याज के छिलके से शुरुआत की थी। एंड अभी तक 74 शोज हमारे हो चुके हैं, सारे प्लेस के मिला के। अभी प्याज के छिलके के बारे में बात आ ही गई है, तो सर आपने आप लिखते भी बहुत अच्छा है, और आपने वो प्ले खुद ही लिखा हुआ है सर, जितना मुझे पता जी है। तो सर उस जी। प्ले के लिए आप कुछ बात बताइए सर, कैसे उस प्ले को ड्राफ्ट किया आपने, क्योंकि हमारे व्यूअर्स में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इंस्पायरिंग राइटर्स हैं, जिनको ये भी मतलब वो अपनी करियर को एक राइटिंग फील्ड में लेकर आना चाहते हैं, तो उनको भी कुछ गाइडेंस मिल जाएगी सर। और तुषार, प्याज के छिलके जिस तरीके से लिखा गया था, मैं किसी भी राइटर को सजेस्ट नहीं करूंगा कि उस तरीके से वो प्ले लिखे। क्योंकि हमने कैसे लिखा था, हमारे जैसे जो 8-10 लोग थे जिन्होंने मिलकर ग्रुप बनाया था, स्पंदन थिएटर ग्रुप। हम सब देख रहे थे कि ये बंदा, एक स्टोरी बनानी है हमें, तो ये हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे।
तो चलो इनके बारे में लिख दिया। ये बंदा नौकर जैसा, इसको कैरेक्टर फिट हो सकता है, इसको नौकर जैसा कर दिया। ये बंदा पंडित दिख रहा है, इसको पंडित बना दिया। ये मेरी बेटी का रोल प्ले कर सकती है, मैंने उसको मेरी बेटी बना दिया। तो हमने ऐसे करके एक स्टोरी वीव की, एंड फॉर्चुनेटली वो स्टोरी अच्छी बन पड़ी, कॉमेडी अच्छा हो गया था, एक सरकाजम आ गया था उसमें, एंड वो हिट हो गई। बट मैं किसी भी राइटर को वो तरीका फॉलो करने का सजेशन नहीं देता हूँ। राइटर के लिए होना चाहिए कि एक प्रॉपर कंसेप्ट हो, स्टोरी हो, अपनी स्टोरी लिखे और फिर उसमें कैरेक्टर्स के रंग भरे। यहाँ पे हम उल्टा गए, जो जो अवेलेबल है उनके हिसाब से हमने स्टोरी लिखी, बट बिकॉज वी वर न्यू, वी वर वेरी रॉ, हमने वो एक एक्सपेरिमेंट किया, सक्सेसफुल हो गया वो। बट आई वुड नॉट एडवाइस एनी राइटर टू गो दैट वे। सर इसके बाद ही आपका एक प्ले आया था जो मैंने खुद ने, पहला आपका जो प्ले मैंने देखा था वो था वन कॉइन प्लीज। और वो इतना अमेजिंग था, इतना अमेजिंग था, लाइक मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसे कैसे मतलब उस चीज को प्रेजेंट कर सकता है। आपने जिस तरीके से उसको लिखा और जैसे सारी टीम ने उसको प्रेजेंट किया, मतलब काबिले तारीफ है। वैसे तो आपके सारे ही प्लेस बहुत मुझे पसंद है, बट ये स्पेशली इट हैज अ क्लोज प्लेस टू माय हार्ट। तो इस प्ले के लिए भी प्लीज आप कुछ अगर हो तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें, कौन से आर्टिस्ट जो आपके साथ जुड़े इस प्ले के जरिए, वो भी आप मुझे बताइए। तो मतलब मुझे, मेरे अलावा और व्यूअर्स को भी बताइए सर। बिल्कुल। वन कॉइन प्लीज एक्चुअली मेरा फ्रस्ट्रेशन था, प्याज के छिलके के बाद हमारी टीम थोड़ी बिखर गई थी। तो मैं देखा था फिल्म इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें चल रही है, विच आई एम नॉट लाइकिंग इट। तो मैंने लिखना शुरू किया उनके बारे में, एंड लिखते लिखते कुछ सडनली ऐसा लगा कि दिस कैन टर्न आउट टू बी अ वेरी नाइस प्ले, एंड फिर मैंने ये प्ले लिखा वन कॉइन। वन कॉइन प्लीज में हर वो चीज है जो एक एस्पायरिंग एक्टर कह लो, चाहे स्ट्रगलिंग एक्टर कह लो, उसको पुशअप के लिए, उसको आगे एक दिशा दिखाने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि उसमें हमने वो फैक्ट्स दिखाई है, हर वो हर्डल्स दिखाए हैं जो एक एक्टर की लाइफ में आते हैं एक स्टार्टिंग के दौर में। हमने कॉमिक तरीका अपनाया है इसके लिए। तो कॉमेडी का कॉमेडी हो गया, एंड बहुत सोशल सब्जेक्ट है, सोशल मैसेजेस स्पेशली फॉर ऑल द एस्पायरिंग्स जो इस दिशा में कदम बढ़ रहे हैं, एक्टिंग में, आर्ट्स में, डायरेक्शन में, थिएटर्स में, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने बहुत सारी चीजें फेस की उन दिनों, क्या कहाँ हमें दिक्कत दिया जाता है, नकार दिया जाता है, कहाँ हमें ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिलता। बहुत अलग चीज हो गई, बट न्यू कमर्स कोई सुनता ही नहीं था। तो आवर प्ले वन कॉइन प्लीज वाज एवरीथिंग अबाउट दैट। सो इट वाज मेरे मन की व्यथा जो मैंने स्टेज पे उतारी उसको। ओके सर, जब मैंने प्ले देखा था, पहले वाली बार तो नहीं, दूसरी बार में ना विनीत कक्कर जी ने भी आपके साथ इस प्ले में परफॉर्म किया था। तो विनीत कक्कड़ के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें कि उनके साथ काम करके कैसा एक्सपीरियंस रहा सर। हाँ हाँ, विनीत कक्कर, सी विनीत कक्कर वन कॉइन प्लीज के जब हमारे 15-17 शोज हुए उसके बाद वो ज्वाइन किए, तब तक प्ले काफी हो चुका था, बट तब तक प्ले का एक अपने लेवल पे चल रहा था। विनीत कक्कर के आने से उस प्ले में एक एनर्जी आ गई, एक वेव ऑफ फ्रेशनेस आ गई। उन्होंने उसमें हर वो चीज एलिमेंट ऐड की जो एक ऑडियंस जब जाती है उसको जो मसाला पसंद आता है, मस्ती पसंद आती है। तो विनीत कक्कर के कारण वो सारी चीजें ऐड हुई उस प्ले में, बहुत ज्यादा कमर्शियल की तरफ बन गया वन कॉइन प्लीज, विच आई एम हैप्पी, आई एम नॉट रिग्रेटिंग, आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट। एंड बिसाइड्स विनीत कक्कर जो इसमें जो कलाकार जिन्होंने काम किया है, महेंद्र अचनेरिया है, पहले ऑरेंज शोम थे, और दिवाकर है, उर्नव है, विनीत कक्कर है, बहुत सारे लोग हैं। मैंने खुद ने उसमें भूमिका निभाई है। तो सारे जो कलाकार थे काफी लोग मेहनत कर चुके थे ऑलरेडी, बट विनीत कक्कर के आने से यस अ वेव ऑफ फ्रेशनेस, तो बड़ा मजा आया, उसमें एक तड़का लग गया। सर मेरे को जितना याद है सर, आपके प्ले का एक स्पेशलिटी रहती है जो मुझे बहुत पसंद है। आप कभी भी एक प्ले स्टार्ट करने से पहले, जैसे फिल्म की पहले टाइटल आता है, वैसे आप प्ले में अपने पोस्टर को आप पोर्ट्रे करते हैं सर। तो दैट वाज अमेजिंग। मतलब मैंने ऐसी कभी चीज देखी नहीं थी जो आपने मुझे दिखाई। तो ये आइडिया आपको कहाँ से आई सर कि प्ले शुरू होने से पहले एक आप टाइटल क्रिएट करते थे स्टेज पे लाइव, एंड दैट वाज लाइक, मैं अभी भी मेरे पास गूज बम्स आ रहे हैं जब मैं बता रहा हूँ। तो इट्स लाइक अमेजिंग, अमेजिंग सर। वो कैसे किया आपने, मतलब वो कैसे आया आपके माइंड में?
राज कपूर प्रोडक्शन की फिल्म्स देखी होंगी आपने, जी सर। आरके फिल्म्स। तो उनके जी सर। स्टार्ट में बहुत ब्यूटीफुल तरीके से पृथ्वीराज कपूर शंकर भगवान जी की आराधना करते हैं, जी 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 शंकर भगवान जी की आराधना करते हैं। जी। और आर के बैनर आ जाता है, राज कपूर जी और नरगिस जी हाथ में वॉयलिन है, एंड दे फॉलोइंग फॉर ईच अदर। तो माय सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इज आर के फिल्म्स। वहां से मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि एक मूवी स्टार्ट हो तो उस प्लेटफॉर्म पे हो, आर के का बैनर आ रहा है, प्रोडक्शन हाउस की चीजें आ रही है, एंड देन समथिंग अबाउट द मूवी। तो बिकॉज दिमाग एकदम फिल्मी है, तो बस वो फिल्मी अंदाज में कि मेरे टाइटल्स भी होंगे, टाइटल्स स्टेज पे पॉसिबल नहीं है, तो हम हमारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करें एंड बड़े फिल्मी अंदाज में। तो बेसिकली वो जो आर के बैनर से बड़ा हिट लगा हुआ है कि नहीं, मुझे स्टार्ट करना है तो कुछ इसी धमाकेदार चीज से करना है। सर ये एक एंड देन ऑफ कोर्स यूनिकनेस थी। मैंने ट्राई किया, ये ट्राई किया मैंने, एंड देन महेंद्र इज द वन हु पुश्ड मी कि नहीं श्याम जी, वी शुड कंटिन्यू विद ईच एंड एवरी शो। नहीं सर, दिस इज द यूनिकनेस एक्चुअली। मैं इस चीज का भी वेट करता था कि किस तरीके से ये टाइटल आज आने वाला है, चाहे ये हो। इसके बाद सर आपका बिरजू का चौथा ग्राहक आया था, दैट वाज आल्सो एन अमेजिंग, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज गया था उससे। आपके प्लेस में तो लगभग सारे प्लेस में आपका मैसेज तो रहता ही है। तो इस बार भी ऐसा कुछ आपने किया था कि इट वाज अमेजिंग। बिरजू का चौथा ग्राहक देखने के टाइम पे कभी कभी आंखों में पानी भी आया, तो कुछ ऐसी चीज थी कि सोसाइटी के लिए थोड़ी सी नफरत भी जागी, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आते हैं आपके इसमें। अभी सर आप कुछ बताइए सर उस प्ले के लिए भी सर। बिरजू का चौथा ग्राहक, बेसिकली हम हमारे इर्द गिर्द जो देखते हैं वो सारी नफरत वो है जो मेरे प्लेस में छलकती है। लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है, तो हमने उस बड़े कॉमिक तरीके से प्रेजेंट किया मेरे पहले ग्राहक के रूप में। फिर द वे द कम्युनिटी लुक एट गे रिलेशनशिप्स, तो मुझे वो भी बहुत बुरा लगता था कि जिस अंदाज में सोसाइटी में इनको इसको बुरा टैबू माना जाता है, उनकी लाइफ बड़ी खराब हो जाती है, मतलब सोसाइटी का ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है, तो हमने वो एलिमेंट को भी इसमें यूज किया। एंड देन हर वो चीज जो मेरे इर्द गिर्द हो रही है विच आई हैव नॉट लाइक, मैंने कोशिश की कि मेरे प्ले के जरिए मैं ऑडियंस तक पहुंच जाऊं। मैंने एक थिएटर्स को एक माध्यम सोचा जनता तक पहुंचने का, कि जो मेरे मन में है मैं एक एक जन को जाके कह नहीं सकता कि दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग। मैंने देखा थिएटर इज अ मास मीडियम जहां पे मैं एक साथ 700-800 लोगों को कह सकता हूँ कि दिस इज द थिंग गोइंग ऑन इन द सोसाइटी, विच इज राइट विच इज रॉन्ग मेरे नजरिए से। यू टेक योर पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे नजरिए से ये गलत है, इसको आप ठीक कीजिए यदि आपको ठीक लगे। बट देन डेफिनेटली एक एंटरटेनमेंट का तड़का, इसमें मसाला डाल के हमने इस चीज को सब प्रेजेंट करते हैं। सर एंड बहुत टफ लगा इसमें बिरजू का चौथा ग्राहक करने के लिए, सब मुझे बहुत वही वही टाइम वही लगा। मैं आपको अभी बोलने वाला था सर, इसमें इतनी पावरफुल परफॉर्मेंसेस थी आज तक जो मेरे माइंड में भी घर करके। जैसे अर्नब दत्ता ने जब सडनली चिल्लाया कि देख रही हो तुम, तो वो जब चीज हुई तो इट वाज लाइक रिमेम्बर दैट। तो सर सीरियसली सर, कुछ परफॉर्मेंस ऐसी ही है जो आज तक, अभी इसी में शरायु करके एक आर्टिस्ट है आपकी, बहुत स्ट्रांग किया था। तो सर आपने इनको कैसे प्रिपेयर किया, लाइक ऐसी कौन सी कैरेक्टराइजेशन के लिए आपने कैसे हेल्प की, क्योंकि एक्टिंग के लिए कैरेक्टराइजेशन इज मस्ट। तो जैसे रिटेन करके कैरेक्टर को कैसे पोर्ट्रे किया जाए, दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरी आर्टिस्ट। आज भी कई दिग्गज है जो बॉलीवुड में रिटेन नहीं कर पाते कैरेक्टर को, वो जस्टिफाई नहीं कर पाते किसी कैरेक्टर को। लेकिन आपके प्ले में कभी मैंने किधर भी ऐसे नहीं देखा कि कोई कैरेक्टर जो है वो अपने अलावा कुछ और दिखा रहा है, मतलब उस किरदार के अलावा और कुछ दिखा रहा है। तो हाउ डू यू प्रिपेयर दैट, वो कैसे आप प्रिपेयर करते हैं सर? ये प्रिपरेशन टू वे होती है तुषार। मैंने देखा है कुछ मुझे मेहनत करनी पड़ती है, कुछ एक्टर्स को मेहनत करनी पड़ती है, और ये कॉम्बिनेशन जो होता है देन द आउटपुट क्या होता है, मुझे एक एक्टर को समझाना पड़ता है कि दिस इज द कैरेक्टर, इसमें तुम्हें ये करना है, तुम्हारी सोच ये है, तुम्हारी समाज के प्रति ये विचारधारा है, तुम सोसाइटी को इस नजरिए से देखना है तुम्हें, उस कैरेक्टर को। अब तुम्हें उस जो जिस कैरेक्टर से तुम्हारी बात होनी है उसके लिए तुम्हें सॉफ्ट कॉर्नर है। हाउ तो क्या होता है, मैंने मेरे तरफ से जो बेस्ट पॉसिबल है मैं कैरेक्टर को समझा देता हूँ एक्टर को। अब वो कितना उस पर अमल करते हैं, कितना डालते हैं,
वो उसके ऊपर है। बट यस, मी एज अ डायरेक्टर आई मेक श्योर कि उसको वो प्ले होने तक उसको सारी चीजें समझ में आ जाए। अब शरायु का ये मैं एग्जांपल देता हूँ। शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव इन आवर ग्रुप। एंड बिरजू का चौथा ग्राहक मैंने स्टार्ट भी किया बिकॉज ऑफ मुझे जो कॉन्फिडेंस मिला बिकॉज ऑफ हर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग ऑडिशंस। अब शो के एक हफ्ते पहले शरायु को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि सर मुझे इस कैरेक्टर में हल्का सा कंफ्यूजन है, एक सीन पे मैं गुस्सा हो रही हूँ एंड मैं मेरी छाती पीट के मैं कुछ कह रही हूँ, वेदर हाउ डू आई जस्टिफाई दैट। मैंने बहुत कोशिश की उसको समझाने की, बट स्टिल उसके मन में कुछ चीजें नहीं उतर पा रही थी। तब मैंने कहा कि अब मैंने जो समझाना था समझा दिया। अब तुम ये समझ लो कि एक डायरेक्टर ने तुम्हें कह दिया कि राइट हैंड ऊपर करना है, तो तुम बस वो राइट हैंड ऊपर कर दो। एक्टर का काम ज्यादा दिमाग चलाना नहीं होता, दिमाग चलाने का काम राइटर का है, डायरेक्टर का है। एज एन एक्टर तुम यस यू फील द कैरेक्टर, तुम जो बेस्ट पॉसिबल है कर लो, और फिर भी यदि कुछ समझ में नहीं आए तो ब्लाइंडली ट्रस्ट द डायरेक्टर। इफ यू ट्रस्ट द डायरेक्टर, जो वो कहे तुम कर लो, 100% वो स्टेज पे या स्क्रीन पे बहुत अच्छा दिखेगा। बिकॉज डायरेक्टर एंड राइटर्स दे हैव अ विजन। डेफिनेटली वो एक्टर तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, बट किसी कारण यदि एक्टर उस चीज को नहीं समझ पा रहा है, तो मैं एट द एंड में एक्टर को बोलता हूँ कि अब सोचना बंद कर दो, अब डू एज व्हाट आई से। एंड एक्टर्स वो करते हैं, तब चीज पर्दे पर बहुत अलग आ जाती है। सर इस प्ले में जैसे शरायु ने परफॉर्म किया था, सीरियसली स्पीकिंग में, अगर फिर कभी ऐसा प्ले अगर वापस आप इसको किधर परफॉर्म करेंगे तो वो कैरेक्टर में मैं और किसी को सोच ही नहीं पाऊंगा शरायु के अलावा। मतलब कुछ कुछ ऐसे कैरेक्टर्स, कोई एक्टर्स ऐसे होते हैं जो कैरेक्टर अपना लेते हैं, ऐसा लगता है कि यार उसके अलावा और कोई देख ही नहीं लगता है, मतलब उनके अलावा और किसी को हम देखने नहीं चाहते वो जगह पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसा शरायु ने सामने प्रेजेंट किया था, तो उतना उन्होंने मेहनत की होगी, और जितना उन्होंने की है, आई नो यू पर्सनली दैट कि आपने उससे दुगनी की रहेगी। तो वही मैं आपसे चाहता था कि कुछ ऐसी टिप्स हो जो हमारे व्यूवर्स को मिले कि किस तरीके से कैरेक्टर को रिटेन किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ऑब्जर्वेशन इमेजिनेशन कर लेते हैं लेकिन सीधा प्रोजेक्शन पे आ जाते हैं, रिटेन नहीं कर पाते उस कैरेक्टर को। तो ये तुषार ट्रस्ट एक, मीन्स, या सॉरी, ये पर्सनली ऐसी चीज है जो इवन मेरे मेरे पास जितने स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको ये प्रॉब्लम हमेशा रहता है कि कैरेक्टर को रिटेन कैसे किया जाए। एक बिग क्वेश्चन मार्क है ये। तुषार दिस इज हार्ड वर्क। आई टेल यू, ये ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट उसको मैं बता दूं ये करना है कोई भी एक्टर को। एक हार्ड वर्क इतना करना होगा उसे उस कैरेक्टर के लिए। आज हम एक शो करते हैं, नेक्स्ट शो करते हैं 3 महीने के बाद, तो उस 3 महीने के दौरान जो रिहर्सल्स चलती है फॉर दैट 120 मिनट प्ले, तो उस दौरान ये सारी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिहर्सल्स करते 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 वो एक शो के लिए तैयार होते हैं। ये कैरेक्टराइजेशन जो होता है, हाउ दे रिटेन दैट, इट्स ऐसा नहीं है कि डे वन उन लोग को वो कैरेक्टर उनके चेहरे पे बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आ जाता है, एक चीज अच्छी हो गई, फिर नेक्स्ट सेशन में पता चलता है दूसरी चीज अच्छी हो रही है। दीज आर द लेयर्स जो धीरे धीरे धीरे, मैं तो नथिंग शॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस। हम लोगों ने एक शो के लिए कम से कम भी 60 70 100 बार एक प्ले को हम लोग रिहर्सल करते हैं। तो तब तक एक्टर में कहीं पे भी यदि लगता है कुछ कमी है, तो आई एम देयर एज अ डायरेक्टर, हमारी टीम है, हम सब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से बताते रहते हैं कि शरायु और एनीबडी, महेंद्र, यहाँ पे तुम थोड़ा 19 कर रहे हो, यहाँ पे तुम्हारा कुछ चीज ठीक नहीं आ रही है। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं कहता हूँ, सब एक दूसरे को कहते हैं विथ माई परमिशन ऑफ कोर्स। ऐसा नहीं हो कि एक्टर कंफ्यूज हो जाए, बट एवरीबडी इन गुड फेथ, सब एक दूसरे का बेटरमेंट के लिए हम एक दूसरे को गाइड करते हैं। एंड एक्टर की खुद की मेहनत बहुत होती है तुषार, उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में इसका पीरियड चलता है 45 50 मिनट्स का कोई पीरियड है। आज वो स्कूल पहुंच के देखता है कि उसने होमवर्क नहीं किया है। अब उसको जाके टीचर को कहता है, टीचर मेरा सर दुख रहा है, कैन आई गो ऑन द लास्ट बेंच एंड स्लीप। टीचर बोलती है ओके, गो ऑन द लास्ट बेंच एंड स्लीप, बट मेक श्योर यू आर रेस्टिंग। तो लास्ट बेंच पे जाके डेस्क पे सर नीचे करके सोने का नाटक करता है, आराम करने का नाटक करता है। उस दौरान सारे स्टूडेंट्स एंजॉय कर रहे होते हैं, उसका बहुत मन करता है, लेकिन उसे पता है यदि मैं कैरेक्टर से बाहर आ जाऊंगा तो टीचर से मुझे डांट पड़ेगी, वो होमवर्क चेक करेगी विच आई हैव नॉट डन, एंड मुझे मार पड़ेगी। तो जब वो बंदा 45 50 मिनट्स तक उस कैरेक्टर में रह सकता है, आई एम 100% श्योर एक्टर का तो बिजनेस है, तो ही और शी हैज टू बी देयर इन द कैरेक्टर फॉर 90 मिनट्स 120 मिनट्स।
यस नहीं यस तो यस यहाँ पे सर। भी डंडे पड़ेंगे, या तो ऑडियंस से डंडे पड़ेंगे या फिर बाद में डायरेक्टर जान खाएगा। वो तो है। और सर आप महेंद्र की बात कर रहे थे, महेंद्र आपके नेक्स्ट प्ले जो था, जो पिता था, जो सर सीरियसली वो उसमें कुछ ऐसे ऐसे भी सीक्वेंसेस थे जो हर, मेरे ख्याल से तो हर किसी की लाइफ में ऐसे हो चुका है। तो मैं जब भी वो प्ले देखता हूँ आपका, ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मैं रोया नहीं हूँ उस प्ले में। तो ऐसी ऐसी भी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली कि एक फादरहुड के ऊपर एक प्ले बनाया जाए? बिकॉज माँ के ऊपर बहुत सारी चीजें, माँ के ऊपर गाने हैं, इवन फिल्म है, बट पापा के ऊपर, फादर के ऊपर बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो कोई सामने लेकर आया है। और मुझे एक खुशी है कि आपने इस चीज को एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से सामने लेकर आए थे आपके प्ले पिता के रूप में। तो जरा उस प्ले के लिए भी बताइए जिसमें महेंद्र ने एक्सेलेंस एक्सेलेंस मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया था। तो सर उसके लिए भी प्लीज आप कुछ शेयर कीजिए सर। पहली बात मैं महेंद्र के कैरेक्टर के लिए बताऊंगा। पहले वाले प्लेज में उन्होंने क्या रोल प्ले किए थे? वन कॉइन प्लीज में भिखारी का रोल प्ले किया, बिरजू का चौथा ग्राहक में बिरजू द पिम्प वो रोल प्ले किया, और पिता में ही हैड टू प्ले अ डिसेंट गाय जो कॉर्पोरेट में ऑफिस में काम करता है। तो इट वाज बहुत शेड्स के बाद उसको एक नॉर्मल कैरेक्टर की तरह, जो हाउ यू एंड मी हम बैठे हैं हमारे जैसे कैरेक्टर का प्ले करना था। तो इट वाज वेरी टफ फॉर हिम आल्सो, एंड इवन फॉर मी एज अ डायरेक्टर उससे वो निकलवाना। बट अगेन, हार्डवर्क ऐसी चीज है ना, महेंद्र हैज वर्क वेरी हार्ड फॉर दैट कैरेक्टर। उस कैरेक्टर में ही हैड टू अंडर प्ले। फादर इज स्लाइटली लाउड क्योंकि ही इज द एंटायर प्लेस सेट इन अ बार, तो बार में है, फादर इज ड्रिंकिंग, तो हल्का सा उसका प्रोजेक्शन भी लाउड है बात बात करने का। एंड बेटे की कुछ लिमिटेशंस होती है फादर के सामने, कितना ऊंचा जाना है कितना नहीं। एंड ही इज ऑल्सो नॉट ड्रंक बेटा, तो बहुत लिमिटेशंस थी एंड ही हैड टू अंडर प्ले। तो आदमी को जब बोलते चिल्ला के बोलना या ओवर द टॉप जाना, इट्स वेरी इजी, बट टू अंडर प्ले फॉर द एंटायर प्ले एंड होल्ड द ऑडियंस, इट्स वेरी टफ। जो पुराने जमाने के बहुत अच्छे अच्छे कलाकार लोग करते थे, संजीव कुमार है, बलराज सानी है, अंडर प्ले करते थे, एंड पता भी नहीं चलता था कितनी खूबसूरती से सीन उभर के आ गया है। तो महेंद्र की ये खासियत थी यहाँ पे कि अंडर प्ले करना था, बट ऑडियंस तक बराबर पहुंचना भी था। ऐसा नहीं कि अंडर प्ले किया तो गायब हो गए एंड दूसरे एक्टर्स लोगों ने ओवर शेडो कर दिया। तो इट वॉज वेरी टफ फॉर हिम टू मेंटेन दैट बैलेंस, विच ही सक्सेसफुली डिड इट। एंड ये प्ले कैसे आया? अगेन मैंने कहा ना कि मेरे आसपास जो सारी चीजें होती है मैं देखता हूँ, बहुत सारी फैमिलीज जहाँ पे मदर्स गेट द ड्यू। माँ बाप दोनों पालते हैं, माँ को ये होता है कि 9 महीने मैंने पेट में रखा है। फादर वो चीज नहीं कर सकता, लेकिन गिवन अ चांस अगर होता तो शायद वो भी करता। 9 महीने की वो भी उम्मीद पालता है। तो अगर कुछ मिसहैप हो जाता है तो जितना दुख माँ को होगा उतना ही दुख फादर को भी होगा। सो मेरे कुछ केसेस हुए हैं ऐसे, पहचान में, फैमिलीज में, कहीं फ्रेंड्स में। तो आई थॉट दिस इज वन सब्जेक्ट विच आई शुड ब्रिंग टू द ऑडियंस कि इट्स नॉट जस्ट मदर्स, फादर्स को भी इक्वल पेन होता है जब घर में कुछ इस टाइप की बातें होती है। तो ओनली थिंग फादर बता नहीं पाता, मदर कह देती है, मदर की बातें सब जन समझ जाते हैं। नहीं बट वो बहुत ही अमेजिंग प्ले है। और मैं इनफैक्ट खुद चाहता हूँ कि एक बार फिर से अगर कभी वो अगर आप लेकर आ रहे हैं तो मुझे आप जरूर बताइएगा। और मैं जो व्यूवर्स अभी देख रहे हैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा, इनके आप प्लेस देखिए। ये सोशल इश्यूज इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि मतलब आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा, फ्रैंकली स्पीकिंग। और इसके बाद भी आपका जो प्ले आया था अकबर डिकोडेड, यस। इट इज ऑल्सो ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग कि अकबर अगर इस जमाने में होगा तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा और किस तरीके से उन लोगों से टैकल करेगा जो उसके सामने आ रहे हैं। तो इट्स एन अमेजिंग थॉट। तो आप जो पहली बात तो आपकी सोच को सलाम है सर, आप किस तरीके से इसे सोचकर ऐसे मतलब नगीने लेकर आते हैं ना सामने की, यार किस तरीके से आप लेकर आ गए, इट्स लाइक कोई सोच ही नहीं सकता। तो सर उसके लिए भी कुछ आप कुछ बताइए सर, कैसे आपने उस प्ले को प्रेजेंट किया और किस तरीके से उसका आपने ड्राफ्ट किया पूरा। अकबर डिकोडेड एक्चुअली, इट्स थोड़ा जो तुम बता रहे हो, इट्स नॉट लाइक व्हाट अकबर वुड डू, व्हाट अगर वो आज होते तो। थोड़ा अलग है। इट्स दैट कि अकबर द ग्रेट हम कहते हैं, बट वेयर डिड दैट ग्रेटनेस कम फ्रॉम? दैट ग्रेटनेस, मेरे इस प्ले से मैं ये मैसेज देता हूँ कि द ग्रेटनेस व्हाट अकबर इम्बाइब्ड
It was because of we Indians. At the end, see, अकबर was, इन लोग सब मुगल्स थे जो इंडिया में आए, इंडिया की कई चीजें इन्होंने अपनाई, कुछ अपनी छाप छोड़ी, बट इट वॉज द ग्रेटनेस इन आवर लैंड, आवर अपना जो हिंदुस्तान है, यहाँ की ग्रेटनेस थी जो अकबर में आई और अकबर ने बाकी दुनिया तक लेके गए। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैंने उसमें ये बताने चाहा है कि जैसे उन्होंने 9 जेम्स अपने दरबार में बनाए, 9 रत्न। हमारे हिंदुओं में 9 ग्रह की पूजा होती है, तो मैंने ये बताया है कि उन्होंने भी इनडायरेक्टली अपने दरबार में 9 ग्रह की स्थापना की, एंड तब उनको जाके एक किक लगा, एक माहौल बना वेर ही गॉट दिस ग्रेट का टाइटल उन्हें मिल गया। एंड वो किसी संत या एक महाराज के दिशा दिखाने पर उन्होंने वो सारी चीजें की। ये फैक्ट है कि वो हिंदू धर्म के कई लोगों से मिलते थे, उनसे टिप्स लेते थे, उनसे ज्ञान की बातें लेते थे। नॉट जस्ट हिंदू धर्म, वो सब धर्मों के गुरुओं से मिलते थे और उनसे ज्ञान की बातें लेते थे। तो मैंने उस चीज को अपने हिसाब से मोल्ड कर दिया कि शायद ये बात भी उन्होंने उसी अंदाज में ली होगी। इतिहास किताबों में ये लिखा है कि अकबर मानो बोरीवली से ट्रेन पकड़ा और चर्च गया, कर दिया कि वो बीच में मलाड भी उतरे, अंधेरी भी उतरे, बीच में चाय पी, बीच में समोसा खाया, ये मैंने एक फिक्शन ऐड कर दिया। अकबर के पीरियड में गैलीलियो और मीराबाई भी है, तो मैंने अकबर डिकोरेट में अकबर मीटिंग गैलीलियो भी दिखाया है, एंड दे ब्रिंगिंग द टॉपिक ऑफ मीराबाई। ये सारी चीजें मैंने तीनों का मिक्सचर बताया है। एंड मैंने ये बताना चाहा है कि द ग्रेटनेस इन अकबर वॉज बिकॉज ऑफ द लैंड वेयर वी लिव इन। यहाँ पे बहुत सारी ग्रेट चीजें थी जिसको लेके वो दुनिया तक पहुंच पाए। सर इसी प्ले में आपने शायद इसके बाद आपने रंग प्ले किया सर, रंग, आई थिंक सो। यस सर वो भी बहुत ही सीरियस टॉपिक है एज फार एज आई नो। उस प्ले के लिए भी सर आप कुछ बताइए सर, किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया और वो थॉट प्रोसेस क्या था सर? रंग इज, हम आज जो इंडिया चाइना बॉर्डर पे हो रहा है या इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे हो रहा है, हम कहते हैं जय जवान, हम कहते हैं जय हिंद, फिर कहते हैं जय हिंद की सेना। बट जय हिंद की सेना ऐसे ही नहीं बनी, उसके पीछे सेना का परिवार रहा है, उसके माँ बाप रहे हैं जिन्होंने उसको सेना में जाने के लिए इंस्पिरेशन दी होगी, उसकी वाइफ रही है जिन्होंने सब कुछ त्याग करके, मुझे मालूम है आज मेरा हस्बैंड बॉर्डर पे जाएगा तो कल वो आएगा कि नहीं, शी डज नॉट नो, लेकिन वो खुशी खुशी अपने हस्बैंड को जाने देती है। उस आदमी की वाइफ, बहन, बच्चे होंगे, बट स्टिल उन लोग अपने परिवार वालों को बॉर्डर से भेज देते हैं टू फाइट फॉर यू एंड मी, हम हमारे लोगों के लिए, जो हम मॉल्स में जाते हैं, सिनेमा घरों में फ्रीली घूमते हैं, हमारी खुशियों के लिए वो बॉर्डर्स में जाते हैं। तो सिर्फ जय हिंद कहना या जय हिंद की सेना कहना गलत है। हमने इसमें एक टैगलाइन दी है, जय हिंद की सेना और जय हिंद की सेना का परिवार। व्हाट प्रॉब्लम्स दे फेस, कितना दिल पे पत्थर रख के उन लोग अपने घरों से उनको विदा करते हैं। तो इट्स अ ट्रिब्यूट टू देयर फैमिली, इट्स माई रिस्पेक्ट, माई ट्रिब्यूट टू दोज पीपल जो अपने परिवार वालों को बॉर्डर से भेजते हैं जस्ट बिकॉज हम और तुम सिनेमा की बातें कर सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, रेस्टोरेंट्स जा सकते हैं। तो एक मुझे लगा कि आई शुड गिव अ ट्रिब्यूट टू दीज पीपल। दीज पीपल मतलब आर्मी वालों से ज्यादा उनके परिवार वालों को। आर्मी तो डेफिनेटली उन्होंने हिम्मत की, लेकिन वो हिम्मत का जरिया कहाँ से आया, उन्हें वो सोर्स कहाँ से मिली, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली उन्हें? इट्स दैट फैमिली who have given them that kick. So it's my tribute to them. And अगर भगवान ने चाहा तो I'm working on the script to make it a movie, and it's going to be a movie very soon in years to come, maybe 2021 or 22, I don't know. I leave it to God. But मैं इसको मूवी जरूर बनाऊंगा, मैंने इसमें काम करना भी शुरू कर दिया है काफी कुछ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था सर। मैं आपके लिए वही पूछ रहा था। और आपने अकीरा फिल्म के लिए भी, आपने अकीरा फिल्म में भी काम किया हुआ है और आएगी वो आएगी फिल्म में भी आपने शायद आपने काम किया हुआ है, तो उसका भी आप सर एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सर। किस तरीके से आपको फिल्म मिली, आपने कैसे उस फिल्म के अंदर सोनाक्षी सिन्हा के साथ किस तरीके से काम किया, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस वो सर।
अकीरा, जब मैं एक दिन की शूट थी मेरी, एंड जिस दिन मैं एक्चुअली उसके पहले मैं नागपुर में शूट कर रहा था फॉर बोले इंडिया जय भीम, बाबा साहेब अम्बेडकर का किरदार था। तो इट वाज दैट कि मैं रात को अकीरा शूट किया, एंड नेक्स्ट डे आई हैड टू लीव फॉर नागपुर टू शूट फॉर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो एक दिन पहले मैं बेवड़े का रोल कर रहा हूँ, एंड नेक्स्ट डे से मुझे बाबा साहेब अम्बेडकर बनना था। एक्चुअली आप देखेंगे मैं इस कैरेक्टर में मैं बहुत ज्यादा पुट ऑन किया हुआ है। इट्स बिकॉज मैंने बाबा साहेब के रोल के लिए भी 10-12 किलो वजन बढ़ाया था, तो वो अकीरा के लिए वाले रोल में भी छलक रहा है। कमिंग टू सोनाक्षी सिन्हा जी के साथ काम करना, इट वाज प्लेजर बिकॉज क्या होता है ना, मंझे हुए कलाकार हैं, उनकी ऑलरेडी मुरुगदास जी के साथ ट्यूनिंग अच्छी थी। ऑलरेडी वो एक दो पिक्चर्स में काम कर चुके थे साथ में, हॉलीडे में भी सोनाक्षी जी थी, तो उनकी ट्यूनिंग अच्छी थी। आई वॉज अ न्यू कमर, एंड आई वॉज एक्चुअली फ्रैंकली गिवन अ ट्रीटमेंट ऑल्सो एज अ न्यू कमर। एंड सोनाक्षी जी के साथ कुछ बहुत ज्यादा केमिस्ट्री वाइब्स वगैरह बहुत ज्यादा ठीक ठाक नहीं थे। इट वॉज जस्ट दैट कि शी हैड कम ऑन द सेट। हाँ, एक मास्टर शॉट देना था, इट टुक लॉट ऑफ टाइम, तो फिर उन्होंने कट पेस्ट करके उन्होंने इस्तेमाल किया। क्या होता है, वी कम फ्रॉम थिएटर्स, तो हमें आदत होती है एक लंबे शॉट्स देने की, एंड सिनेमा वालों को टाइम लगता है टू मैच थिएटर वालों से, बिकॉज हम लोग एक्टर को पूरा सलंग दे सकते हैं, उन लोगों को वो कट 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 की आदत होती है। नॉट दैट शी इज एन अंडर एक्टर, शी इज ऑल्सो वेरी गुड एक्टर, बट जस्ट दैट कि वो मास्टर शॉट में कुछ अप्स एंड डाउन हो रहे थे, तो उन्होंने कट पेस्ट करके फिर उसको मैच किया। सर, बोले इंडिया जय भीम का भी आपने भी जिक्र कर ही लिया है, तो उसके अंदर भी आपने एक बहुत बेहतरीन कैरेक्टर आपने रिप्रेजेंट किया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का। तो एक ऐसा कैरेक्टर, ऊपर से ऐसी लैंग्वेज जो आप फ्रीक्वेंटली बोलते नहीं है, आपने उस लैंग्वेज को भी अपनाया, उस कैरेक्टर को भी अपनाया, तो वो स्टोरी भी सर आप प्लीज शेयर कीजिए हमारे व्यूअर्स के साथ सर। बाबा साहेब अम्बेडकर का किरदार मुझे फ्रैंकली पहले बहुत ज्यादा पता नहीं था, उतना ही पता था जितना हम बुक्स में पढ़े हैं, जितना हम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए हम उनको जानते हैं, उतनी रेस्पेक्ट थी। रेस्पेक्ट पूरी थी, लेकिन उनके बारे में बहुत ज्यादा स्टडी कभी करने का मौका नहीं लगा। लेकिन जब मुझे पता चला कि आई बी ऑडिशनिंग फॉर दिस रोल, तो मैंने इनकी कुछ मूवीज देखी, जो पहले सचिन खेड़ेकर जी ने प्ले किया है और मम्मूटी जी ने प्ले किया है। मैंने उनके कुछ वीडियोस देखे, तो मैंने देखा कि बोथ द एक्टर्स हैव टेकन सर्टेन लिबर्टीज टू गेट इनटू द फ्रेम ऑफ बाबा साहेब अम्बेडकर। बट ये था कि उनकी बॉडी लैंग्वेज एक थी, तो वो सारी चीजें मैंने कोशिश करके उन पिक्चर्स से ली। एंड आई एम अ वेरी बैड रीडर, तो मैंने एक बुक भी ली बाबा साहेब अम्बेडकर की, मैंने वो बुक पढ़ने की कोशिश भी की, बट फ्रैंकली मैंने उस बुक से बहुत ज्यादा मैं पढ़ नहीं पाया। सो आई थॉट आई बेटर वॉच द मूवी। मैंने मूवी देखी, एंड जो जो पॉइंट्स मैंने लेने थे वो लिए। मैं 15 दिन तक उनकी तरीके से चलता उठता बैठता मैंने कोशिश किया कि आई वॉक लाइक हिम, आई शुड पिक अप माई पेन लाइक हिम, तो वो सारी चीजें की। मुझे कास्टिंग डायरेक्टर ने कह दिया था कि आपको वजन थोड़ा बढ़ाना होगा, तो मैंने उसके लिए 10-12 किलो वजन भी बढ़ाया। बढ़ तो बहुत चुटकियों में बढ़ गया फिर। सर वही ना, बढ़ बहुत जल्दी आता है, लेकिन कम बढ़ करने में बहुत सर। जल्दी जाता है, अरे नानी याद आ जाती है, इट वॉज वेरी बैड। कम तो स्टॉक में अभी भी जमा है, कम तो हुआ ही नहीं है फिर। बट देन वजन बढ़ाना था। आई ट्राई टू सी व्हाट अदर पीपल हैव डन, एंड मराठी मेरी नेचुरल लैंग्वेज नहीं है। आई स्पीक मराठी, लेकिन एक बड़े बड़े डायलॉग्स एंड स्पीचेस देना, तो आई थैंक यू, मैं थैंक यू बोलता हूँ मेरे डायरेक्टर को, जिन्होंने क्या किया, मेरे रिक्वेस्ट पे स्क्रिप्ट मुझे पहले दे दी। तो मैं उस चीज को बहुत अच्छे से, शूट के 3 महीने पहले तक मैं डेली सारे डायलॉग्स मेरे 2 से 3 बार डेली मैं बोलता था। यहाँ तक कि जब हम सेट में पहुंचे, मैंने मेरे यूनिट को भी परेशान कर दिया था। मेरे शॉट में यदि टाइम था 2-3 घंटे हैं, मैं एक रूम में जाता था जहाँ पे, एंड जोर जोर से मेरे डायलॉग्स बोलता था, तो कई लोगों को डिस्टर्ब भी होता था, बट दे न्यू कि दिस इज फॉर द कैरेक्टराइजेशन। एंड टचवुड मेरे कारण एक भी सीन रीटेक नहीं हुआ। ठीक है, आउट ऑफ फोकस होना या कई टेक्निकल इश्यू के कारण शॉर्ट्स हुए, बट आई मेक श्योर कि मेरे कारण कोई भी प्रोड्यूसर का नुकसान ना हो, कि कोई भी टाइम वेस्ट हो रही हो। एंड वी गेव द एंटायर शॉट्स मेरे जो थे, इट वाज ऑन वन गो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट इट्स वाज अगेन थिएटर का जो हम लोग हार्डवर्क करते हैं थिएटर्स में, दैट वाज द थिंग व्हाट आई यूज्ड हियर। हम लोग, मैं अभी भी, जो दूसरे एक्टर्स थे शायद बिगर प्रिपरेशन के सेट पे आ रहे थे, मैं पूरी पूरी रात बैठ के डायलॉग्स को 25 बार 50 बार
उसको कहता था, दोहराता था, एंड देन आई यूज्ड टू गो ऑन द सेट. So that thing showed and it helped me and my director, my producer, everybody. So thanks to theaters, basically what we do जो मुझे उसमें बड़ा helpful है. और सर रिसेंटली आपने एक वेब सीरीज में काम किया, अफसोस, जो अमेजोन प्राइम में अभी है भी, और बहुत ही अमेजिंग एक्चुअली वेब सीरीज है वो, और आपका काम भी बहुत बेहतरीन है. तो उसके लिए भी सर आप बताइए कि आपको किस तरीके से वो वेब सीरीज में भी काम करने को मिला और कैसा एक्सपीरियंस था, क्योंकि वेब सीरीज, फिल्म्स, थिएटर्स तीनों अलग अलग स्ट्रीमिंग है, अलग तरीके का जॉनर है. आपने कैसे अपनाया, मतलब कैसा, क्या था फर्क, क्या था सर? फर्क तो ये था यहाँ पे, बिकॉज इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय OML प्रोडक्शंस का था, अमेजोन की बैकिंग थी, अनुभूति कश्यप जी का डायरेक्शन था, तो पैमाना बहुत बड़ा हो गया था. एवरीथिंग वाज लार्जर देन व्हाट वी हैड एक्सपेक्टेड. लाइक हमारे लिए सेट पे वैनिटी वैन थी. मैंने लाइफ में कभी वैनिटी वैन इस्तेमाल नहीं की. वहां पे मेरे लिए मेरे नाम की वैनिटी वैन थी. हमारे लिए एक असिस्टेंट्स थे विथ वॉकी टॉकीज की, सर आ रहे हैं. एक ट्रीटमेंट, बहुत रॉयल ट्रीटमेंट था. बस वो था. बाकी तो कैरेक्टराइजेशन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी. ऑडिशंस के लिए भी कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स अपना शायद प्ले देखने आए थे, तो तब उनसे कुछ एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुए थे. एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स इन गुड सेंस. हाँ, एक्सचेंज ऑफ वर्ड, तो बातचीत वगैरह हुई थी. तब उन्होंने ऑडिशन के लिए बुलाया, एंड इट वाज, वो कोई प्रॉब्लम नहीं था. बट यस, ये वेब सीरीज वगैरह में बहुत अच्छे से इन लोगों ने ट्रीटमेंट दिया. अनुभूति कश्यप जी का डायरेक्शन वाज, शी इज वन ऑफ द कूलेस्ट डायरेक्टर्स मैंने जितना भी काम किया है. वेरी नाइस, डाउन टू अर्थ, वेरी फ्लेक्सिबल. हमसे ही पूछती थी कि सर आपको क्या ठीक लगता है, आप बताइए. मतलब शी वाज नेवर टू रिजिड. हाँ, मुझे एक प्रॉब्लम जरूर आई अफसोस के सेट पे, जो मैंने वजन बढ़ाया हुआ था बाबा साहेब अम्बेडकर के टाइम से. एंड यहाँ पे एक सीन है जहाँ पे मुझे फाइट सीन करना है, दरवाजे पे से कूदी मारना है, दीवार चढ़ना है. तो मेरे फाइट मास्टर, ही वाज नॉट हैप्पी विद मी, एंड ही क्लियरली टोल्ड मी कि नेक्स्ट टाइम यदि इसका सीक्वल बनेगा तो आपको 10 किलो वजन कम करके आना होगा, नहीं तो नहीं चलेगा. तो डेफिनेटली आई विल वर्क हार्ड इन दैट डायरेक्शन टू. वजन कम करके जाएंगे अभी सेट पे. सर ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है कि वजन बढ़ जाता है, लेकिन कम करने में जरा हालत खराब हो जाती है. यस यस यस, इट्स वेरी बैड, बट सी, इट्स माय बिजनेस, तो अभी करना ही पड़ेगा अगर ये रोल करना है तो वापस. सर अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, मतलब जैसे कि आप सबको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से पूरे विश्व में जो हालत हो गई है, हाँ. ऐसे में सर, ऐसे बहुत सारे एस्पायरिंग एक्टर्स हैं. अभी हाल ही में जैसे सुशांत सिंह राजपूत जी ने अभी सुसाइड कमिट किया, अभी सुसाइड कर दिया. तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये चूज किया था, ये करियर, कि मुझे एज एन एक्टर इस फील्ड में आना है, एज एन टेक्नीशियन इस फील्ड में आना है. तो उन लोगों ने भी ना एक थोड़ा बैक स्टेप लिया है, बिकॉज ऑफ के ऐसी भी चीजें होती है. तो आपका इस बारे में क्या कहना है सर? सी, आपने वन कॉइन प्लीज जो प्ले देखा है, उसमें हमने यही चीज बताई है कि यहाँ पे जर्नी बहुत टफ है, रास्ता बहुत खराब है, बहुत सारे हर्डल्स हैं. तो तुम्हें प्रिपेयर होके इस लाइन में आना है. क्या होता है, एक डॉक्टर इंजीनियर बनने को 10 साल लगते हैं. तो एक अच्छे एक्टर को अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, नोटिसेबल काम मिले, उसके लिए भी मैं समझता हूँ 8 से 10 साल लग जाएंगे. बट आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हो, डे वन कोई आपको मिलता है तो ही गिव्स यू रिस्पेक्ट. अरे वाह, ये बंदा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है. फिर भले उसको 10 साल और लग जाए, लेकिन आप यदि एक्टर बनना चाहते हो, आप डे वन से लोग आपके पीछे लग जाएंगे. क्या हुआ, पिक्चर मिली, क्या हुआ, काम मिला, किधर है, दिखाई नहीं. वो जब तक वो बेचारे को इतना प्रेशर यहाँ पे हो जाता है, उसके बाहर वाले, घर वाले, वो खुद अपने आप को क्वेश्चन करने लगता है, व्हाट एम आई डूइंग. बट मैं सबको यही कहता हूँ कि गिव योरसेल्फ टाइम. 3 P's: पेशेंस, परसिस्टेंस एंड परसिवरेंस. तुम एक 3 चीज पे तुम्हें अमल करना होगा, तो ही जाके योर मेंटल स्टेट विल बी ऑल राइट, जब तक काम मिले या ना मिले. सी, इट्स नॉट दैट कि हर कोई आदमी यहाँ पे सक्सेसफुल हो, नहीं भी हो, डेस्टिनी बहुत बड़ी चीज है. बट यू नीड टू टेक इट इन योर स्ट्राइड. तुम्हें बहुत पॉजिटिव तरीके से लेना होगा इस चीज को. इन्होंने सुसाइड किया है या कुछ और स्टोरी है, आई विल नॉट कमेंट राइट नाउ, इट्स टू प्रीमेच्योर. बट थिंग्स आर वेरी बैड इन द इंडस्ट्री. लोग बड़ा परेशान हो गए इस चीज को लेके. इवन आई वॉज, मैं
काफी दिनों तक वो सुशांत सिंह राजपूत ही चल रहा था मेरे मन में। इनफैक्ट अभी भी है, वापस आपने टॉपिक छेड़ा है, वापस इट इज देयर, बट वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स। चाहे छोटे लेवल पे है, बड़े लेवल पे अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है। आज जिया खान है, आज इतनी बड़ी बड़ी पिक्चर्स मिलने के बावजूद दे हैव कमिटेड सुसाइड। सो उस लेवल पे पहुंचने के बाद अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है दैट नीड टू बी डेल्ट इन अ डिफरेंट वे। हाउ आई डोंट नो, बिकॉज आई हैव नेवर वो चीज कभी उसमें उस दिशा में कभी सोचा ही नहीं, बट डेफिनेटली हमें इस चीज दिशा में सोचना होगा कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी लाइफ में तो हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व इट। सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन, इट्स नॉट सजेस्टेड। आई नो इट्स वेरी बैड, बोलना बहुत इजी है लेकिन जिससे बीतती है वी नो दैट। सर वही आज की डेट में जो लोग हैं वो डिप्रेशन को अच्छी तरीके से, मतलब आज भी बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन और स्ट्रेस दोनों एक ही चीज मानते हैं, और किसी भी डॉक्टर को अप्रोच करना बहुत ही अवॉइड करते हैं कि क्या बोलेंगे, किसी से खुल के हाँ बात नहीं करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट भी हैं जिनको काम नहीं मिलता है तो वो ऑलरेडी डिप्रेशन में होते हैं कि मैं इतनी अच्छी तरीके से ऑडिशन दे के आया बट मुझे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें रहती है, और सडनली ये चीज सामने आ जाना कि एक इतने बड़े आर्टिस्ट ने ऐसा काम किया, तो एक तरीके का मॉरल डाउन हो जाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये फील्ड छोड़कर कोई दूसरा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इन सेंस ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये फील्ड में अभी फ्यूचर नहीं है। जैसे हमको लोग कहते हैं हाँ जो हाँ, इस यस इंडस्ट्री यस में जैसे यस, कोई एक स्टेप रखता है तो बहुत सारे लोग आके बोलते बिल्कुल हैं कि यार बिल्कुल। इसमें फ्यूचर ही नहीं है, क्या कर रहे हो। तो वो जो चीजें हैं वो एक्चुअली आ रहा है। तो ये जो एट प्रेजेंट सिनेरियो है, तो जो यूथ है उस यूथ को, जैसे आज भी अगर देखा जाए जितनी भी शूट्स चल रही है 70 to 60% टेक्नीशियंस ही नहीं है शूट पे, यू नो वेरी वेल। यस यस। ना ही आर्टिस्ट है जो एक्स्ट्रा होंगे या सेकंड लीड है, कोई आर्टिस्ट की अवेलेबिलिटीज नहीं है बिकॉज ऑफ राइट कोरोना राइट। वायरस। और हाँ हाँ सडनली हाँ। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी आर्टिस्ट है जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट है लेकिन फिर भी वो एक राइट डायरेक्शन में नहीं जा पा रहे। तो उनके लिए कुछ मैसेज सर, किस तरीके से इसको टैकल करें। सी, टैकल तो ऐसा है तुषार, रास्ता खराब है, हमें सावधानी से चलना है। यहाँ पे ओपन ऑडिशन नाम की बहुत चीज होती है, मैंने देखा आराम नगर है या कई जगह ओपन ऑडिशन। ट्रस्ट मी, आई डू नॉट सी, मैं ये नहीं कहता कि सब फेक होते हैं, बट आई डू नॉट लाइक माई स्टूडेंट्स एंड मेरे ग्रुप मेंबर्स को मैं मना करता हूँ कि डोंट गो फॉर ओपन ऑडिशन। क्या होता है, कितने जेन्युइन है कितने नहीं, वी डोंट नो। एंड वहां पे भीड़ लगी रहती है 200-300 लोगों की, एंड उसमें से हाउ डू दे सेलेक्ट, वो 2 मिनट के अंदर कैसे पता चल जाएगा कि यू आर अ गुड एक्टर और नॉट। कितनी बार एक अच्छे एक्टर को टाइम लगता है अपने आप को प्रिपेयर करने को, कंफर्टेबल होने को, एंड देन ही विल गिव द बेस्ट। वहां पे 2 मिनट में तुम्हें रिजेक्ट कर देते हैं, तो सेलेक्ट भी फिर वैसे ही करते हैं। तो दिस प्रोसेस आई डू नॉट सब्सक्राइब टू। मैं मेरे सारे स्टूडेंट्स को मना करता हूँ कि डू नॉट गो फॉर ओपन ऑडिशंस। हाँ, आप लोग शॉर्ट फिल्म्स बनाइए, अपनी प्रोफाइल बनाइए, प्लेस कीजिए, अपनी प्रोफाइल में ऐड कीजिए। उसके बाद यदि कोई तुम्हें बुलाता है कि कम फॉर माई ऑडिशंस, देन गो फॉर इट। बट पता चल गया यहाँ पे ऑडिशन हो रहा है, भागे उधर भागे, अपना बैग उठा के, नहीं, दैट इज नॉट व्हाट आई टेल माय स्टूडेंट। एंड किसी को भी मैं सजेशन दूंगा कि अभी मुझे ये जितने भी काम मिले हैं, ट्रस्ट में, मैंने किसी कहीं भी ऑडिशंस के लिए मैं जाके नहीं हुआ है। इट्स दैट कि प्ले किए हैं, आई हैव मेट सम पीपल, उन्होंने फिर बुलाया है एंड फिर काम मिला। बट ओपन ऑडिशन इज वेरी बैड, आई डू नॉट टेल एवरीबॉडी टू गो फॉर दिस। एंड और एक क्या पूछे थे आप, मैं भूल गया। सर बहुत सारे लोग डिप्रेशन के वजह से ये काम छोड़ रहे हैं, ये काम में आ नहीं रहे हैं, और ये जो सिचुएशन हुई जो उसके उनको कैसे गाइड किया जाए। सी, एक फॉल बैक प्लान बहुत जरूरी है तुषार। क्या होगा, हम 2 साल 3 साल 4 साल कितने साल सस्टेन करेंगे। यहाँ पे खर्चे भी बहुत होते हैं, ट्रैवल करना, अपने आप को मेंटेन करना, अच्छा खाना, रेंट, बाहर से आए उनको रेंट, खाना पीना, बहुत सारे खर्चे हैं। एंड उसके बाद चेहरे पे रौनक भी मेंटेन करनी है अपने। तो एक एक्टर के लिए बहुत टफ हो जाता है ये। तो एक फॉल बैक प्लान बहुत जरूरी है, स्पेशली पीपल हु कम फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कि तुम यहाँ पे कोई छोटा जॉब कर लो, पार्ट टाइम जॉब कर लो, एनीथिंग जहाँ पे तुम्हें घर वालों पे प्रेशर ना आए, तुम पे प्रेशर ना आए कि महीना जाते ही दिखेगा, मीटर चालू रहता है तुम्हें डेली, और द क्लॉक इज टिकिंग। तुम्हें महीना खत्म होते ही रेंट भरना है, इलेक्ट्रिसिटी भरनी है, बहुत सारी चीजें हैं।
तो एक फॉल बैक प्लान होना चाहिए, एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम रखे कोई, एंड देन आई विल टेल देम टू कम इनटू दिस लाइन। प्लानिंग के साथ आए, जस्ट पैशन सब में होता है, बट सिर्फ पैशन के बलबूते पे अगर यहाँ पे आ गए हो तो तुम कितने लकी हो, तुम्हें काम मिलता है या नहीं मिलता है, लक के ऊपर तुम खेल रहे हो, बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हो। तो नहीं, मैं सबको मना करता हूँ कि एक फॉल बैक प्लान रखो, एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम सोच के, एंड देन यू कम इनटू दिस लाइन, अदरवाइज थिंग्स आर वेरी बैड। एंड फिर क्या होता है ना, जिन लोगों के पास ये सारी सुविधाएं हैं, जो बहुत ज्यादा शायद टैलेंटेड भी नहीं है, उनको इस चीज में मौके मिल जाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे वी आर हेल्पिंग देम, वी आर स्पॉइलिंग दिस इंडस्ट्री, उन लोगों को चांस देके। बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग देखता हूँ, मेरे ग्रुप के एक्टर्स हैं, बहुत टैलेंटेड है, बट उनको एक प्रॉपर जरिया नहीं मिल रहा है उन्हें। बट आई जस्ट टेल देम टू वेट फॉर द राइट टाइम, एंड कभी भी अपने आप को छोटा मत समझो। कई प्लेस करके मेरे ग्रुप के कई एक्टर्स को, नॉट मेरा प्ले, किसी का भी प्ले करके उनको लगता है सर मैंने खाली 2 ही तो शो किया है, बट वी नीड टू अप्रिशिएट देम, दे नीड टू अप्रिशिएट देमसेल्व्स कि वाओ मैंने स्टेज पे 90 मिनट्स तक ऑडियंस को फेस किया। जिस दिन वो लोग अपने आप को रेस्पेक्ट देना शुरू करेंगे, दे विल स्टार्ट वैल्यूइंग देमसेल्व्स। फिर एक क्या होगा, खुद पे एक टैग लगाना शुरू कर देंगे, चाहे मनी टैग है, रेस्पेक्ट का है, कोई भी टैग लगना शुरू हो जाएगा। बट जब आदमी खुद ही अपने आप को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, लगता क्या है थिएटर ही तो किया है, क्या है एक शॉर्ट फिल्म ही तो की है, बट दे शुड फील प्राउड ऑफ देमसेल्व्स कि तुमने एक प्ले किया है। आई नो मेनी पीपल जो बहुत दिग्गज है, जो 15-15 साल से प्ले नहीं कर पा रहे हैं, तो एंड आई सी देम, वो बहुत परेशान है कि सर हम लोग 15 साल से इंडस्ट्री में हैं, मेरे सामने मैं उनको सर कहता हूँ, मुझसे बहुत बड़े बड़े हैं, उन लोग नहीं कर पा रहे हैं प्ले। तो क्या होता है ना, अगर तुम्हें भगवान ने मौका दिया एक शॉर्ट फिल्म का, एक प्ले का, कोई भी छोटे से छोटा जरिया जहां पे तुम ऑडियंस तक कनेक्ट हो सकते हो, तो यू अप्रिशिएट योरसेल्फ आल्सो ना, मतलब खुद को भी तुम छोटा मत समझो कि ये कम काम किया है, अप्रिशिएट योरसेल्फ। फिर क्या होगा, भगवान तुम्हें एक रास्ता दिखाएगा, 2-3 चीजें और मिलेगी। एंड नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ, तुम अपने आप को रेस्पेक्ट नहीं दोगे, दुनिया तुम्हें रेस्पेक्ट नहीं देगी। मैंने एक चीज देखी। सर एक और सवाल आपसे पूछना था जो मैं पहले नहीं पूछा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजिक इन थिएटर्स? क्योंकि बहुत सारे थिएटर्स ऐसे भी रहते हैं जो सिर्फ म्यूजिक को उस तरीके से प्रेजेंट नहीं करते जिस तरीके से आप करते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको देखा है, आपके प्लेस को देखा है, तो हमेशा हर एक प्ले में एक म्यूजिक की भी एक अलग जगह रहती है। वो ऐसे नहीं रहता है कि बस डालने के लिए डाल दिया, वो एक जगह पे रहता है, तो मतलब उसका कुछ काम रहेगा तभी वो म्यूजिक थी, चाहे वो एक सॉन्ग ही क्यों नहीं है। तो वो आप हमेशा यूज करते हैं, तो उसका नॉलेज कैसे व्यूअर्स को दे कि ऐसी भी चीजें होती हैं फॉर देम? तुषार, हमारा हिंदी सिनेमा या हिंदी थिएटर्स जब से इवॉल्व हुआ है, अपना कल्चर ऐसा है कि गाने बजाने के बगैर कोई चीजें ही नहीं होती। बच्चा पैदा होता है तो गाने बजाने हैं, डेथ के लिए गाने हैं, शादी ब्याह के लिए हैं, हर मौके पे गाने हैं। हम गानों के माध्यम से हमारी बात कहते हैं, हम गानों के माध्यम से ऑडियंस तक पहुंचते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स, गाने के बगैर मैं समझता हूँ हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री तो इनकम्प्लीट है। रही बात थिएटर्स में, हाउ डू वी यूज इट, व्हेन डू वी यूज इट, व्हेन डू वी नॉट यूज इट, मेरी कोशिश ये रहती है कि जहां पे भी मौका मिले, आई विल एड अ सॉन्ग। अच्छा, सॉन्ग ऐड करना जहां पे भी मौका लगे, क्या होता है, एक नए राइटर को मैं काम देता हूँ, वो उस प्ले के फ्लो में नहीं है, तो वो उस पर कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो मी एज अ राइटर ऑफ द प्ले, मैं कोशिश करके मैं ही वो गाने लिखता हूँ। धुन कई बार मैं बनाता हूँ, कई बार मेरे टेक्नीशियन टीम होती है, कई बार फ्रेंड्स होते हैं जो म्यूजिक इंडस्ट्री से हैं, तो उनसे हेल्प लेके हम लोग धुन बनाते हैं। बट म्यूजिक इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ माई ऑल माई प्लेज एक्सेप्ट प्याज के छिलके, क्योंकि प्याज के छिलके बहुत ज्यादा फर्स्ट प्ले मैंने बताया ना, एक एक्सपेरिमेंट की तरह कर दिया। उसके बाद सारे प्लेज में हमारे म्यूजिक रहा है। इवन अकबर डिकोडेड का जो फुल लेंथ प्ले होगा, उसके लिए भी मैंने गाना लिखा है। अगर फुल लेंथ प्ले होगा तो उसमें भी गाना होगा। म्यूजिक इज अ सोल, गाने के बगैर मैं काम नहीं कर सकता। मुझे एक ऑफर आया था एक प्रोडक्शन हाउस से, आई वाज डायरेक्टिंग सम प्लेस फॉर देम, एंड उन्होंने कहा नहीं सर इसमें गाने नहीं होंगे। मैंने कहा नहीं, गाने नहीं होंगे तो मैं काम नहीं करूंगा। नहीं, गाना है सर, म्यूजिक एक अलग ही माहौल क्रिएट कर देता है प्ले में। वो मैंने जैसे पिता पिता फिल्म में सर एक आइटम सॉन्ग आपने डाला था, मतलब फ्रॉम नोवेयर एन आर्टिस्ट फ्रॉम ऑडियंस स्टेज पे आती है, मतलब ऑडियंस के बीच में से आती है,
तो हाँ सडनली एक मूड चेंज हो जाता है और लोग उसके पहले वाला सीन को थोड़ा सा हटकर फिर ये चीज में एंजॉय करना शुरू हो जाते हैं। तो लाइक बहुत सारी चीजें जो है वो म्यूजिक के वजह से चेंज हो जाती है। तो ऑडियंस के लिए भी बहुत ज्यादा बहुत चेंजेस लेकर आता है म्यूजिक। हाँ, एमसी मौका था वहां पे, माय प्ले वाज सेट इन अ बार, तो बार में एक बार डांसर के तरीके से उसको प्रेजेंट कर दिया। तो म्यूजिक क्या होता है ना, अगर मौका है तो एज अ राइटर आई सर्च फॉर प्लेसेस जहाँ पे हम गाने डाल सकते हैं। बट यस, गाने सोलफुल होने चाहिए, गाने कनेक्ट होने चाहिए ऑडियंस से। अगर वो गाना मेरे प्ले के लेवल को आगे नहीं लेके जा रहा या मेरी ऑडियंस को डिस्कनेक्ट कर रहा है, तो आई विल नॉट यूज इट। चाहे पिता का टाइटल ट्रैक था या वन कॉइन प्लीज का टाइटल सॉन्ग है या रोमांटिक सॉन्ग है, इट हैज टू टेक योर प्ले अहेड, या उसका एक रीजन होना बहुत जरूरी है। एंड देन वर्क ऑन इट। मैं तो बोलूँ आज आज बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत सस्ते में म्यूजिक बना के दे देते हैं फॉर अ प्लेस जहाँ पे म्यूजिक लेवलिंग और उसकी मिक्सिंग की जरूरत नहीं होती है। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मैंने आपके उल्लासनगर से मेरे म्यूजिक डायरेक्टर्स मैंने उठाए हैं। हर्षराज तैयारी से मैंने में काम अच्छा करवाया अच्छा है। तो अच्छा उसका अच्छा जो अच्छा सॉन्ग है, एक गाना लिखा है मैंने, तो वो उनसे मैंने म्यूजिक करवाई है। अच्छा अच्छा तो इट्स दैट कि बहुत लोग हैं जो इन्वॉल्व होना चाहते हैं, एंड बहुत प्यार से हम हमारे प्लेस में म्यूजिक डालते हैं, मजा आती है। आई लव सॉन्ग्स, तो मेरे प्ले में कोशिश करके मैं गाने तो रहेंगे ही हमारे। सर अभी ज्यादा वक्त नहीं लेकर व्यूअर्स भी कुछ जी। रहेंगे शायद। प्रदीप जी, ये प्रदीप जी, जी पहले व्यूअर हेलो है हनी कल्याणी जी। जी हाय आपका प्रदीप, सवाल। कैसे हैं आप? हेलो सर। कैसे हैं हनी आप? हनी, इनका नाम हनी है जी। हनी, आई एम जी सॉरी, हनी, कैसे हो हनी आप? सर मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? गुड, थैंक यू डियर, बताइए। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। जो हमें जी। कैरेक्टर स्केच दिया जाता है जब हम रोल पे रहते हैं, तो हम्म। ऑन टाइम ऑफ रोल सर हमें वो कैरेक्टर स्केच को एक ऐसा चैलेंज लेना चाहिए या फिर जस्ट इंजॉय करना चाहिए उसको? आपकी लास्ट दो लाइन क्लियर नहीं आई, क्या कह रहे हैं आप? सर मैं कह रहा था कि जो हमें कैरेक्टर स्केच दिया जाता है जी। ऑन टाइम ऑफ रोल, सर हमें उसको एज अ हाँ। चैलेंज लेना चाहिए या फिर जस्ट उसको एंजॉय करना चाहिए अपने सेट पे? एज अ व्हाट, आप क्या कह रहे हैं? एज ए चैलेंज लेना चाहिए या फिर एज अ एंजॉय करके चैलेंज, सामने, ओके ओके। हाँ यहाँ पर एज ए एंजॉय करके सामने प्रेजेंट करना चाहिए। सी डेफिनेटली चैलेंज तो होगा ही, बट व्हेन देयर इज अ ऑडियंस, हम वो गैम्बल नहीं कर सकते कि हम ठीक से हुआ तो चल जाएगा, चैलेंज एक्सेप्ट किया। नो, उसके लिए प्रिपरेशन जरूरी है, वेदर इट्स सिनेमा, थिएटर्स, सीरियल, कुछ भी हो। आई विल एडवाइस एवरीबडी टू टेक इट एज अ चैलेंज फॉर योरसेल्फ, बट नॉट टू द ऑडियंस, क्योंकि तुम्हें पहले उसके लिए प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। कोई भी चीज को तुम डायरेक्टली कैरेक्टर को पढ़ के अपने आप प्रेजेंट कर देना, इट्स अ बिग रिस्क। अगर वो फॉल्ट, अगर गलत तरीके से प्रेजेंट हो गया, तो तुम्हारा और ऑडियंस से वो कनेक्शन थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ऑडियंस फिर तुम्हें नेक्स्ट टाइम देखना पसंद नहीं करेगी। सो आई विल एडवाइस यू और एवरीबडी टू प्रिपेयर फॉर दैट पार्ट, ओके and सर। then go on the then go in front of the camera or come on the stage and enjoy। तो ओके। डेफिनेटली एंजॉय करना इज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट कई बार क्या होता है ना, हम अच्छी चीज परफॉर्म करने के टाइम पे एंजॉय नहीं कर पाते। अब बाबा साहेब अम्बेडकर का रोल प्ले करते वक्त, फॉर मी, पहले मैं सोचा था आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस, आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस, बट कैमरा के सामने जाते ही सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है कि तुम अपना हाथ इतना, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, मेरी नजर यहाँ से वहां नहीं जा सकती है। तो सर पे बहुत काम होते हैं उस टाइम पे, फिर क्या लगता है, एंजॉय मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बट यस, इफ अ कैरेक्टर इज जहाँ पे धतिंगबाजी है, तुम्हारा रोल तो उस अंदाज का है जहाँ पे हम थोड़ा मस्ती, लिबर्टीज ले सकते हैं, तब बात अलग है। बट if it's a serious role, even it's a serious comedy, अगर कॉमेडी भी कर रहे हो, बहुत सीरियस तरीके से कॉमेडी करनी है, तो भी उसके लिए प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। यू कैन नॉट जस्ट बैंक ऑन चैलेंजेस, है ना। प्रिपेयर योरसेल्फ, सर आई एम 100% श्योर अच्छा होगा। सर लेकिन कभी कभी प्रिपेयर करने के बाद भी खुद को, लेकिन वो सेट पे जाते ही वो डर बाहर आ जाता है, फिर वो चीज होती ही नहीं है बहुत बार ट्राई करने के बाद भी। जो चीज हम सोच के जाते हैं कि हम ये इतने टेक्स में कर देंगे, लेकिन वो बियॉन्ड चला जाता है, तो उसके लिए सर कैसे करें, वो डर को कैसे भगाएं सर? सी वो डर इसलिए आता है बिकॉज यू वांट टू गिव योर 100%। एक अच्छे एक्टर के ही मन में डर आएगा। अगर तुम्हारे मन में डर आ रहा है, इसका मतलब यू आर अ वेरी गुड एक्टर। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, अब उसको डर को कैसे निकालना है, या
कैमरा के सामने ऐसा डर दिखे नहीं, ट्रस्ट मी, तुम थिएटर्स करो कहीं पे भी, चाहे मोहल्ले में या कमर्शियली या कहीं पे भी, व्हेन यू फेस एन ऑडियंस ऑफ 40, 50, 100, 500 पीपल, वो झिझक, वो डर मन से निकल जाएगा तुम्हारे कि कैमरा के सामने है तो क्या बात है। अच्छा, उसके बावजूद यदि कोई बड़ी पर्सनैलिटी तुम्हारे सामने होगी तो हल्का सा झिझक होगा, डर होगा, बट क्या होगा, तुम एक्टर हो, एक्टर का काम है एक इल्यूजन क्रिएट करना कि तुम डर नहीं रहे हो। आज रोमांटिक सीन है, हमने कभी शायद रोमांस किया भी नहीं होगा, बट कैमरा के सामने तुम्हें रोमांस करना है। शक्ति कपूर है, जिंदगी में कभी रेप नहीं किया होगा, बट ऑन स्क्रीन कितने रेप किए हैं। तो क्या होता है ना, यू हैव टू क्रिएट एन इल्यूजन, एक माहौल दिखाना है ऑडियंस को, चीट करना है उनको, एक जादू दिखाना है उन्हें कि आई एम द वन हु इज डूइंग दिस। तो अगर डर भी आ रहा है तो एज एन एक्टर तुम्हारा काम है टू मेक श्योर कि तुम्हारे डायरेक्टर को नहीं लगे कि तुम डर रहे हो। तो तुम अगर डायरेक्टर को चीट कर सकते हो तो तुम अपने आप को भी फिर वो चीट कर लोगे कि यस तुम डर नहीं रहे हो, एंड वो डर निकल जाएगा एंड तुम बहुत अच्छा सीन दोगे। तो कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से आपका वॉइस जो है वो प्रॉपर नहीं आ रहा है। वो मेरी वॉइस। एनीवेज, थैंक यू हीरो कल्याणी फॉर बीइंग हियर। थैंक यू मिस्टर कल्याणी। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? आवाज का कुछ टेक्निकल इशू है सर। अभी बरोबर है, आपकी स्क्रीन प्रॉपर है सर जी। और कोई है हमारे बीच में जिनको कुछ सवाल पूछना है? ओके, धीरज जी आ रहे हैं। हेलो सर। हेलो धीरज, कैसे हो? सर बढ़िया, आप कैसे हैं? गुड, थैंक यू डियर। सर मैं एक जानना चाहता था कि जैसे अभी हीरो जी ने एक क्वेश्चन किया था, तो उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि अगर हम लोग जब कैरेक्टराइजेशन करते हैं, कोई कैरेक्टर का हमें कैरेक्टर मिलता है, तो ये ज़रूरी होता है कि हम एज अ डायरेक्टर जो चाहता है उसके हिसाब से चले, या अगर हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि हम इसको थोड़ा पोर्ट्रे करें या चेंजेस ला सकते हैं इसमें, ऐसा कि ये कैरेक्टर ऐसा दिख सकता है मेरे हिसाब से भी, तो इसमें क्या चॉइसेस रहता है कि एक एक्टर भी अपने कैरेक्टर को जो प्ले कर रहा है वो पोर्ट्रे करना चाहता है, जो ऑडियंस को दिखाना चाहता है यस आई एम दिस, तो वो कैरेक्टर कर सकता है, या अगर उसमें ऐसे लिमिटेशन आ जाती है कैरेक्टर्स के बीच में, तो ऐसा कुछ होता है? धीरज जी, क्या होता है ना, एट द एंड ऑफ द डे डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। उन्होंने एक विजन देखा है, तो करना तो आपको वही होगा जो डायरेक्टर चाहते हैं। आप उनके विजन से हटके भी कई चीजें कर सकते हो, बट सर्टेनली विद हिज परमिशन। क्या होगा कि अगर तुम डायरेक्टर को बता दो कि सर मेरे पास और एक ऑप्शन है, आप ये भी देख लीजिए, ये अगर ठीक लगता है तो मैं ये प्रेजेंट करूं, इफ द डायरेक्टर सेज यस यू शुड गो अहेड, बट इफ द डायरेक्टर सेज नो यू शुड नॉट। क्यों? डायरेक्टर ने एक विजन देखा है, उन्होंने एक फ्रेमिंग की है मन में जिस हिसाब से आपको प्रेजेंट करना है, तो यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द डायरेक्टर्स विजन। तो तुम्हें डायरेक्टर के परमिशन से यू कैन डेफिनेटली प्ले विथ योर कैरेक्टर। हमारे प्ले में बिरजू का चौथा ग्राहक जब हम कर रहे थे, मैंने जो बिरजू जो कैरेक्टर है अलग लिखा था, थोड़ा पैंजी था, बट हमारे ग्रुप के एक्टर महेंद्र अथनेरिया ने मुझे अलग तरीके से करके दिखाया, विच आई वॉज वेरी हैप्पी। उन्होंने मुझसे पूछा, आई गिव हिम द परमिशन एंड विच ही डिड अकॉर्डिंग टू हिज विश, बट मेरी परमिशन से उन्होंने किया। क्यों? मैंने वो देखा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन यदि मुझे वो अच्छा नहीं लगता मैं उन्हें मना कर देता था कि नो महेंद्र, आई एम नॉट लाइकिंग दिस, स्टिक टू व्हाट आई हैव टोल्ड यू। तो एक्टर बी फ्लेक्सिबल, कि डायरेक्टर ने क्या परमिशन दे दी तो मैं उनको प्ले अलग तरीके से करूंगा, अदरवाइज आई विल गो फॉर एज पर द डायरेक्टर्स विजन। ओके, थैंक यू धीरज। थैंक यू धीरज, थैंक यू। प्रदीप जी, कोई और है यहाँ पे जिनको क्वेश्चन पूछना है? जी नहीं तुषार। ओके, कूल। सर मैं एक्टिंग फील्ड से हूँ ही नहीं, तो मेरे पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है। सर एक क्वेश्चन आपसे करता है, एक बच्चा जब पैदा होता है ना तब वो भी एक्टिंग करता है, उसको भूख लगी होती है, सोना होता है तो रोने की एक्टिंग करता है, रोता नहीं है वो, तो एक्टिंग तो हर कोई करता है। हम दोनों का बच्चा है ना, वो एक्टिंग करता है। तुषार की बेटी है, मेरा बेटा है, तो एक्टिंग करके हमसे ले लेते हैं, ये चाहिए वो चाहिए वो ले लेते हैं।
मैं बेसिकली वीडियो एडिटर हूँ, तो मुझे सिर्फ एक्टर्स की मिस्टेक्स कट करने की आदत है, बाकी कुछ भी नहीं मेरे को आता है। एक्टिंग तो आती ही नहीं है सर, जो वो रीटेक करते हैं वही कट करता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सर एडिटिंग इज आल्सो वेरी। हाँ हाँ कुछ आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। मनोज वाधवा है ना, उन्होंने एक पूछा है, सिर्फ सर आप ये स्क्रीन पे पढ़िए। Why is theater underrated these days? Your views. Yes, Manoj Wadhwa, a very important question. Theater is actually क्या हो गया है, इसका स्कोप बहुत लिमिटेड हो गया है। मराठी और गुजराती थिएटर्स में बहुत पैसा है, तो उस चीज को एक रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिल रहा है। बट हिंदी थिएटर्स है और इंग्लिश थिएटर्स भी कुछ हद तक ये सब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। लोगों को क्विक मनी चाहिए, क्विक रिकग्निशन चाहिए, क्विक टैलेंट चाहिए। बट ट्रस्ट मी, हालांकि दायरा बहुत कम है थिएटर्स का, बट थिएटर से जो निकल रहे हैं या जो बंदा थिएटर्स कर रहा है, उसकी जो ग्रोथ है या उसका जो परफॉर्मेंस दिखेगा पर्दे पर, दैट इज ट्रेमेंडस। उसको कब क्या फायदा हो रहा है उसको खुद को भी नहीं पता चलेगा। थिएटर्स इज सोल ऑफ लाइफ, थिएटर्स इज द फ्यूल ऑफ लाइफ फॉर एन एक्टर। तो यदि थिएटर्स कम भी हो रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि कुछ लोग आगे आए। थिएटर्स में पैसा नहीं है, लोग आगे आए, पैसे के बारे में सोचे बगैर, एंड जो हो सके अपना करे। आज हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोगों के प्लेस में 1.5 पौने 2 लाख रुपए खर्चा होता है एक शो पे, कलेक्शन 1 लाख के करीब ही होता है, 75,000 नुकसान होता है। व्हाट वी डू, वी डिवाइड अमंग ऑल ऑफ अस। तो एवरीबडी इज हैप्पी टू डिवाइड, तो हम लोग को कर पा रहे हैं। जिस दिन कोई बोलेगा नहीं नहीं हम डिवाइड नहीं करेंगे, तब क्या होगा, धीरे धीरे थिएटर्स बंद हो जाएगा। आज मैं चाहूंगा कि सब जन जो भी है, चाहे प्रॉफिट होता हो लॉस होता हो, एवरीबडी शुड डिवाइड एंड कीप द थिएटर्स अलाइव। एंड आई एम 100% श्योर इन टाइम्स टू कम पब्लिक इस चीज को समझेगी। एंड थिएटर्स विच आई डू नॉट वांट कि वो बंद हो, कम हो, क्योंकि थिएटर्स नहीं होंगे तो एक आर्ट्स पे फुल स्टॉप लग जाएगा। कहीं ना कहीं आर्ट्स आगे नहीं बढ़ पाएगा, हमारे अंदर का फ्रस्ट्रेशन बाहर नहीं निकल पाए। थिएटर्स इज वन प्लेस जहां पे हम अंदर का गुबार बाहर निकाल सकते हैं, हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। इंडिविजुअली ले लो, कलेक्टिवली ले लो, समाज पॉइंट ऑफ व्यू ले लो, पैशन आर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू ले लो, थिएटर्स इज वन थिंग विच शुड सर्वाइव। यस, धीरे धीरे कम होते जा रहा है, इट्स बैड, बट आई वांट पीपल टू वर्क इन दिस डायरेक्शन कि इस चीज को आगे चलता रहे। सर एक क्वेश्चन जो मुझे पूछना था आपसे, ऐसा एक पर्सन को अपने आप को एज अ एक्टर प्रिपेयर करना है तो वो क्या करे? लाइक यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों से ऐसे रूबरू हुआ हूँ जिनको एक्टर नहीं स्टार बनना होता है। वो माइंड में लेके चलते हैं कि मैं अभी बस एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट जुड़ूंगा और मैं एक स्टार बन के निकलूंगा। तो ऐसा क्या उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस है सर? मतलब कि ऐसी कोई जो बंदे जिनको एक्टर बनना है बट उनको पता नहीं कि एक्टर बनना है कि स्टार बनना है, तो वो उसका आप डिफरेंशिएट जो है वो आप बताइए सर आप इस तरीके से। स्टार कोई बन नहीं सकता। क्या होता है ना, स्टार बनने के लिए भी उसको बहुत अच्छी एक्टिंग करनी होगी, बहुत हार्डवर्क होगा, हार्डवर्क को मेंटेन करना होगा, सस्टेन करना होगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड, तब जाके वो स्टार बनेगा। तो थिंक कि मैं आज ही स्टार बन जाऊंगा, इट्स सेम लाइक इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, सो विच इज बैड। नहीं, डोंट डू इट। स्टार होने का मन में से निकाल दो। अगर डेस्टिनी में लिखा होगा आप स्टार बनना है, आप बन जाएंगे, बट टेक बेबी स्टेप्स। बेबी स्टेप्स लोगे तो कहीं गिरोगे भी तो भी बहुत ज्यादा चोट नहीं आएगी। लेकिन आप 8 सीढ़ी चढ़ने जाओगे एक साथ, चांसेस बहुत कम है कि आप डायरेक्टली उधर पहुंच जाओ। गिरने के चांसेस ज्यादा है और चोट लगने के चांसेस और भी ज्यादा है। सो डोंट डू दिस, लेट पीपल अंडरस्टैंड। स्टार का सोचे भी नहीं, अगर डेस्टिनी में लिखा है आप बन जाएंगे स्टार। बट हाँ, क्या चीज आपके हाथ में है, हार्डवर्क टू बिकम एन एक्टर, यू डू इट। एक्टिंग के लिए ऑब्जर्वेशन है, कॉन्सेंट्रेशन है, इमेजिनेशन है, ये सारी स्किल्स पे काम करें। एक मेंटर को पकड़ लें, एक अच्छे गुरु को पकड़ लें जो उन्हें दिशा दिखाए। दिशा वो क्या होगा, वो रास्ता दिखाएगा तुम्हें चलने के लिए, लेकिन चलना फिर भी एक्टर को ही हो। एक गुरु जो होगा वो उन्हें दिशा देगा कि नहीं, यहाँ पे आपके हाथ मूवमेंट ज्यादा हो रहे हैं, तुम आई मूवमेंट ज्यादा कर रहे हो,
या तुम आई मूवमेंट्स नहीं कर रहे हो, डिक्शन ठीक नहीं है, क्या चीज नहीं, एक गुरु बहुत जरूरी है। तुम ज्यादा टाइम के लिए नहीं, 3-4 महीने के लिए यदि कोई गुरु कोई थिएटर वर्कशॉप कर ले किसी के भी अंदर, अपने घर के पास देख ले, बहुत सारे हैं, एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। आई एम 100% श्योर बहुत हेल्पफुल होगा उसके। वहां पे वैसा माहौल मिल जाता है जहाँ उनकी तरह और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो इस फील्ड के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो एक मॉरल सपोर्ट भी मिल जाता है। यस, एंड गुरु बताएगा ना कि आप जो चल रहे हो, 4 कदम चल रहे हैं, वो गलत है, गलत है, राइट। और यदि कोई बताने वाला नहीं है तो व्हाट यू विल कीप ऑन वॉकिंग, आप 4 की जगह 40 कदम आगे निकल जाओगे ये सोच के कि नहीं मैं तो राइट चल रहा हूँ। गुरु विल स्टॉप यू, नो डोंट डू दिस, 4 कदम चले वापस पीछे आ जाओ। तो एक गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उसकी अहमियत पता नहीं होती है, बट गुरु बिना बहुत मुश्किल हो जाए। सर एक आखिरी मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि अभी समय हमारी इजाजत नहीं देगा कि और ज्यादा बात करें। आपसे बात करके तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी महसूस हुई है, पता ही नहीं चल रहा, पता ही नहीं चला। सर बहुत सारी चीजें जानने को मिली, बहुत सारी चीजों से हमें प्रेरणा भी मिली कि हमें थिएटर्स भी करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे स्पेशली जो हमारी लोकेलिटी है, यहाँ पे सिंधी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट इट इज कंसीडर्ड एज डेड इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पहले हमको जॉलीवुड कहा जाता था, जैसे यहाँ पे बॉलीवुड कहा जाता है, तो हमारे नेचर की वजह से हमें जॉलीवुड कहा जाता है। हाँ, तो बट आज ऐसी सीन हो गई है कि यहाँ पे लोग सिंधी इंडस्ट्री के अंदर काम करना पसंद नहीं करते, बिकॉज कि वहाँ उनको उतने अच्छे पैसे नहीं मिलते हैं, इतनी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती है, और इट इज कंसीडर्ड एज ए डेड इंडस्ट्री। तो इसकी शुरुआत भी एक थिएटर्स के जरिए कर सकते हैं हम लोग, अलग अलग जरिए, क्योंकि हमारी कल्चर बहुत बड़ा है, हिंदू कल्चर इज अ बिग थिंग, बहुत बड़ी चीज है। हाँ, तो उस कल्चर में से बहुत सारी चीजें बाहर निकाल के आ सकते हैं हम लोग। तो एक ऐसी चीज भी है जो यहाँ पे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, तो उनको पता चला होगा कि कितना इम्पोर्टेंस एक थिएटर रखता है। तो सबसे पहली बात तो मेरी खुशकिस्मती है कि सर आपने हमें टाइम दिया अपना इम्पोर्टेंट, आपने टाइम निकाल के हमको, तुम सबसे कनेक्ट होके मुझे ज्यादा अच्छा लगा बस। नहीं सर, सीरियसली हमारी खुशकिस्मती है सर कि आपने हमें अपना इतना इम्पोर्टेंट स्केड्यूल में से अपना एक कीमती टाइम निकाल कर हमें दिया, और अपना इतना बड़ा एक्सपीरियंस है आपका। आपने ऑलमोस्ट हर फील्ड में काम किया हुआ है, हर जॉनर पे काम किया हुआ है, आपने थिएटर्स पे काम किया हुआ है, आपने फिल्म्स की हुई है, आपने शॉर्ट फिल्म की हुई है, आपने रीजनल सिनेमा किया हुआ है। तो ऑलमोस्ट आपने यू हैव डन एवरीथिंग, आपने पूरा एक्सप्लोर कर दिया है। तो जितना एक्सपीरियंस आपने आज हमारे साथ शेयर किया, शायद ही और कोई कर पाता। तो दिस वाज एक्चुअली एन इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अस एज वेल। मैं, हमारी जो पूरी टीम है, मैं प्रदीप जी और धीरज को सामने लेकर आना चाहूंगा। प्रदीप जी, ये हम लोगों का एक ही जी। सर आपने जो एज बोली थी ना, वैसे नहीं लग रही हो, झूठ बोली थी आपने। ज्यादा लग रही है, कम लग रही है, कम लग रही है। आई एम 47 राइट नाउ। नहीं सर, 37 लग रहे हो, 47 का तो मैं हूँ सर। So good. सर ये हमारी टेक्निकल टीम प्यार है जिसके कारण आई कीप लुकिंग यंग। आप लोगों की प्यार मोहब्बत है जो जिसके कारण मैं यंग लगता हूं। मैं तुषार के साथ हूँ, मैं जब भी ये लॉकडाउन खुलेगा जी, मुझे मराठी थोड़ा कम समझ में आता है, जैसे भी खुलेगा मैं तुषार के साथ आपका प्ले देखने पक्का आऊंगा। हिंदी प्ले करते हैं, हम लोग हिंदी प्ले करते हैं, एंड आप जरूर आइए। मैं इट विल बी माय गुड लक। मुझे अच्छी ऑडियंस मिलेगी। तुषार और मैं, हम लोग बीच में सोच भी रहे थे कि आपका एक प्ले हम लोग उल्लासनगर की ऑडियंस या कल्याण की ऑडियंस के लिए करें। हाँ, मैंने डिस्कस भी किया था। मैंने पिता प्ले जो था सर, जो बहुत, मैं बहुत दिल से तय दिल से चाहता हूँ कि यहाँ पे पूरी ऑडियंस को मैं पिता प्ले दिखाऊं। तो अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है। तो आई होप कि जल्दी लॉकडाउन, टाइमिंग का और ये सब अभी थोड़ा अभी है माइंड में। हम लोग सर पक्का उल्लासनगर और कल्याण के लिए, कल्याण की पब्लिक के लिए तो पक्का करेंगे। सीरियसली मैं भी लॉकडाउन हो जाता है उसके बाद मैं डिस्कस करके आई विल कीप अ शो वहाँ पे भी, एंड आई विल मेक श्योर कि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। वहाँ पे लोग थिएटर्स के प्रति जागरूक हो, लोग आए,
हर वो चीज जो मेरे से पॉसिबल बन पाएगी आई विल ट्राई टू डू इट, बिकॉज व्हाट इज सिंधी कम्युनिटी जो है वहाँ पे, दे आर वेरी पैशनेट, दे आर वेरी बहुत थिएटर्स आर्ट्स के प्रति बहुत इंक्लाइंड है। तो मैं नहीं चाहता कि ये ना टैलेंट जो है मतलब जस्ट ब्रिज के नीचे से निकल जाए, पानी की तरह बह नहीं जाए, बिकॉज पीपल इन दिस सिनेमा वर्ल्ड, थिएटर वर्ल्ड आर देयर। साधना जी थी, यू नो, सिंधी कम्युनिटी को उन्होंने बहुत नए नए रास्ते दिखाए हैं। तो आई वांट पीपल टू यू नो कम बैक टू थिएटर सिनेमा वर्ल्ड अगेन फ्रॉम योर प्लेस। बहुत टैलेंट मिलेगा वहां पे, मैं समझता हूँ टैलेंट की कमी नहीं है, जस्ट दैट शायद एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है उन सबको। जी 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 एंड उसके लिए मैं पिता है या अकबर डिकोडेड के फुल लेंथ प्ले पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। जी वॉट एवर पॉसिबल मेरे या मेरे स्पंदन थिएटर ग्रुप की तरफ से विल सर्टेनली डू इट। सर ये लॉकडाउन में हमारे लिए बहुत बहुत जी जी प्रदीप। लॉकडाउन में मैं बहुत सारे शोज कर रहा हूँ, ये लाइव शो स्ट्रीमिंग जो कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे शोज, मतलब मैं सिंधी के साथ, सिंधीज के साथ ही कर रहा हूँ। मैं खुद सिंधी हूँ, मैं सिंधी के साथ ही कर रहा हूँ। अभी बहुत सारे लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं इन सब चीज़ों में इस लॉकडाउन के पीरियड में, कि हम लॉकडाउन जैसे खुलेगा ना तो हम सबके साथ मिलके कुछ अच्छा करेंगे। बहुत सारे मेरे मतलब मैं अंकल बोलूँगा, मेरे भाई जैसे हैं, मेरे मतलब मामा जैसे ऐसे हैं, बहुत सारे लोग हैं और बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं मेरे साथ। बोलते हैं प्रदीप जैसे जो भी हमें हमारी तरफ से जो भी तुम्हें हेल्प चाहिए या किसी को कुछ प्रमोशन का या स्पॉन्सर का या कुछ भी, तो हम इंटरेस्टेड हैं। आप जैसे लॉकडाउन खत्म हो रहा है हमारे साथ बैठो, हम बात करेंगे। सर एग्जैक्टली वही चीज के लिए आपसे बात भी करनी है, वही चीज के लिए। लेकिन जल्दी लॉकडाउन पूरा हो तो हम सर इसके आगे आपके लिए बात करें। यस यस यस। और सर ये हमारी टेक्निकल टीम है, मैं आपको पहले बताना, सॉरी आपको मैं बताना भूल गया और सॉरी आपको मैंने काटा बीच में। नहीं, वेरी नाइस टू सी मीट। धीरज जी, प्रदीप है, सो नाइस। प्रदीप है, हाँ प्रदीप जी जो है वो पूरा पीछे टेक्निकली देख रहे थे। और धीरज जी जो है उनको सभी लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो क्वेश्चंस है उनको भेज रहे होंगे। तो जो जिनका क्वेश्चन पसंद आया उन्होंने उनको अपॉर्चुनिटी दिया कि हमसे आप रूबरू होके आपसे पूछे। तो धीरज जी वो संभाल रहे थे और प्रदीप जी लाइव देख रहे थे। तो ये हमारी टेक्निकल टीम है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे होता है। यू गॉट अ वेरी गुड टीम। टीम वर्क के बगैर कोई भी चीज पॉसिबल नहीं होती है। आपसे मिलके, वर्चुअली मिलके अच्छा लगा। सामने मिलेंगे जैसे लॉकडाउन को भी बहुत अच्छा लगा प्रदीप। एंड डेफिनेटली लॉकडाउन के बाद वी आर गोइंग टू मीट एंड वर्क ऑन द डायरेक्शन ऑफ डूइंग सम प्लेज इन उल्लासनगर कल्याण एरिया में। हम जरूर करना चाहेंगे। एग्जैक्टली सर। और सर लोग हैं इंटरेस्टेड। सर एक मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए सर, एक मैसेज। मैसेज सबसे बड़ा मैसेज ये है, अगर पैशन है उसको छोड़ो मत। स्टार्ट इट एट व्हाटएवर एज यू फील लाइक। अगर आप 15 साल के हो और इस दिशा में कदम बढ़ाने हैं, डू इट राइट नाउ। यदि आप 60 साल के हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस दिशा में कदम बढ़ाइए। हाँ, स्टार्ट में आप ये सोच के चलिए आप डॉक्टरी या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग के 8-10 साल देयर इज नो मनी एट ऑल। डॉक्टरी की पढ़ाई में लाखों खर्च हो जाते हैं, यहाँ पे लाखों ना से ही हजारों तो फिर भी खर्च होंगे। एक माइंडसेट प्रिपेयर करके आइए कि यहाँ पे पैसा बाद में कमाएंगे, स्टार बाद में बनेंगे। आप इस पे मेहनत करते जाइए। आई एम 100% श्योर आप लोगों को सबको बहुत अच्छा रास्ता मिलेगा आगे। आप लोग खुद रास्ते बनाओगे आगे। एंड देयर इज अ बिग वर्ल्ड ऑफ थिएटर सिनेमा वेटिंग फॉर वेरी गुड टैलेंट। अगर वहां पे टैलेंट है, आप लोगों में वो क्षमता है, वो बाहर आना बहुत जरूरी है। एंड आपको ही मेहनत करनी है उस दिशा में। ये सोचे समझे बगैर कि मैं स्टार कब बनूंगा या पैसे कब कमाऊंगा। सो कीप वर्किंग ऑन दैट डायरेक्शन एंड आई एम 100% श्योर थिंग्स विल वर्क आउट। बहुत अच्छे से वर्क आउट होगा। एंड नेवर लेट योरसेल्फ डाउन, एप्रिशिएट योरसेल्फ। तुम अगर अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, एप्रिशिएट नहीं करोगे, सामने वाला नहीं करेगा। थैंक यू सर। सर आपसे बात करके हमें बहुत बहुत अच्छा लगा सर। आई होप कि हम लोगों ने आपको भी एंटरटेन किया रहेगा इसी तरीके से जैसे आपने हमें किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है कनेक्शन करके आप लोगों से विद एवरीबॉडी, बट वेरी नाइस। बहुत अच्छी टीम है आपकी पीछे एंड एवरीथिंग वेरी स्मूथ। सर हमने इस शो का नाम स्टेज टू ड्रीम्स इसलिए रखा था कि बहुत सारे लोगों का आज भी सपना है कि उनको कोई स्टेज मिले। तो आपके मैसेजेस के थ्रू, आपके इतने एक्सपीरियंस के आपने हमारे साथ शेयर किया, तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि लोगों को बहुत अच्छा गाइडेंस मिला होगा। तो इसी होप के साथ सर आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम
सर मैंने पहले आपके इंट्रोडक्शन में कहा था सर, आपके इंट्रोडक्शन में कहा था कि आप एक्चुअली आप शख्सियत नहीं, आप संस्था है, आप इंस्टीट्यूट है, बिकॉज सर आपने लगभग सारे जॉनर में काम किया हुआ है। तो फॉर अस, फॉर मी, फॉर पर्सन लाइक मी, आपने बहुत सारे नॉलेज हमारे साथ शेयर किया, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट भी था। तो फॉर मी यू आर एन इंस्पिरेशन, यू आर एन इंस्टीट्यूट। तो मुझे जब भी अगर कुछ जरूरत होती है तो वैसे भी आपको मैं परेशान करता ही हूँ फोन करके। नहीं तो मैं आगे सर इट वाज नाइस, या इट वाज नाइस मीटिंग यू, वर्चुअल मीटिंग यू सर। अभी होप कि हम जल्दी मिलेंगे, जल्दी इस महामारी से हम छुटकारा मिलेंगे। टेक केयर सचिन, अपना फैमिली का सचिन ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। सेम टू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, बाय सर। तो ये थे श्याम भीमसारिया जी। आपको कैसे लगा आप कमेंट करिएगा और हमें जरूर बताइएगा। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे पेजेस इनोवेटिव अड्डा और विवेन प्रोडक्शंस को लाइक कीजिएगा। हम ऐसे ही आपके सामने लाइव सेशंस भी लेके आ रहे हैं, और साथ ही साथ में जल्द ही सिंधी एक्सप्रेस पेज पे, जी हाँ, सिंधी एक्सप्रेस पेज पे एक सिंधी ऑडियंस के लिए हम लोग एक लाफ्टर कॉमेडी शो लेके आ रहे हैं, जो अपने तरीके से पहली बार होगा कि आपके सामने आएगा, जिसका नाम है वाह सही वाह। तो इसी मैसेज के थ्रू, इसी इंफॉर्मेशन के थ्रू मैं आपसे विदा लूंगा। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, थैंक यू फॉर व्यूइंग अ होल शो। और आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, आपको इंफॉर्मेशन जो मिली आपके काम आए। और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। एंड थैंक यू मनोज वाधवा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल शो, एंड कीप सपोर्टिंग अस एंड कीप yourself safe, maintain social distancing, and be healthy. Thank you very much.